गाइस यार, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ के साथ में चैनल को भी कर लो सब्सक्राइब करने से पहले दोस्तों बेल आइकन को भी कर लेना ऑल पे। उससे आप लोगों को ये फ़ायदा होगा, जब भी मैं आप लोगों के लिए कभी नेक्स्ट एपिसोड लेके आऊँगा तो तुम्हें इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप लोग देख सकते हो। चलिए गाइस, आज के एपिसोड आप लोग सुन लो। कमांडर विक्रम चौहान, एपिसोड 1, 111 से 120। विक्रम इस समय अपनी जगह पर छिप के मुआ इलाके का जायजा ले रहा था। वो जगह किसी भुलैया से कम नहीं थी। यह जगह बहुत ही भीड़ भाड़ और तंग रास्ते और गलियों की थी। यहाँ के घर भी एक दूसरे से जुड़े हुए और छोटे छोटे थे और उन घरों पर कुछ दूरी पर कोई ना कोई खड़ा दिख रहा था। यहाँ बहुत ही खड़ी पहरेदारी की जा रही थी। उस जगह किसी आम इंसान का घुसना जैसा लगभग नामुमकिन था। इस जगह के हर एंट्री पर कोई ना कोई पहरा दे रहा था। यह जगह आसपास की जगह से बिल्कुल अलग थी। इसके चारों तरफ बहुत बड़ा कंपाउंड बना हुआ था और रघुराज का बहुत ही बड़ा बंगला समंदर किनारे था। यह अकेला एक बड़ा बंगला वहां उस जगह था। विक्रम ने अपने कान में लगे ब्लूटूथ डिवाइस से अपने टीम मेंबर से बात की। कुछ पता चला? शांतनु की दूसरी तरफ से आवाज आई, कुछ नहीं, यह जगह तो एक भुलैया है। हर एंट्री पर पहरेदार है। कहां से इसके अंदर जाए समझ नहीं आ रहा। शांतनु के बाद तुरंत माधव की आवाज विक्रम के कान में गूंज गई, हम अंदर नहीं जा सकते, यहां पर हर जगह पहरा दिया जा रहा है। कुछ ही देर में रघुराज बाहर जाने वाला है। वहां बंगले के सामने 5 गाड़ियां आ गई हैं। वहां देखिए। माधव के कहने पर उन्होंने बंगले की तरफ देखा। वहां पर काले रंग की एक ही ब्रांड की 5 गाड़ियां लगी हुई थी। तभी उस बंगले से एक कपल को धक्के मार के बाहर निकाला जा रहा था। वो कपल लगभग 40 और 50 उम्र के लग रहे थे और वो बहुत साधारण कपल लग रहे थे। विक्रम अपनी दूरबीन से देख सकता था कि उस घर से व्हाइट कपड़ों में गले में सोने की लंबी मोटी चैन और साथ में गगल पहने एक व्यक्ति बाहर आया। उसके पीछे ही एक शानदार नक्काशी वाली कुर्सी को लगाया गया। उस कुर्सी पर वो व्यक्ति शान से बैठ गया। विक्रम समझ गया कि यह व्यक्ति कौन है। तभी माधव की आवाज उसके कान में गूंज उठी, जो कुर्सी पर बैठा है वही रघुराज है। वहां रघुराज शान से अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था और शान से सामने पड़े हुए कपल को देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और घमंड साफ झलक रहा था। रघुराज ने बहुत गुस्से में कपल की तरफ देखा और बोला, मैंने कितनी बार बताया है कि दोबारा यहां नहीं आना, पर तुम बेवकूफ लोग समझते नहीं और बार बार मुंह उठा के यहां आ जाते हो। उसकी तरफ देख दोनों कपल बुरी तरह से डर से कांपने लगे थे और उन्होंने एक साथ अपने हाथ जोड़ दिए और रघुराज की तरफ देख बोले, दादा, हम अपने बेटे को ढूंढ रहे हैं। हमें रघुराज चढ़ के बोला, मुझे नहीं पता तुम्हारा बेटा कहाँ है, यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ नहीं दिखना। वो औरत हाथ जोड़े तुरंत बोली, नहीं दादा, मेहरबानी करके हमें हमारा लाल लौटा दीजिए। हमारे बगैर, उसके बगैर हमारा कोई नहीं है, उसे छोड़ दीजिए। उस औरत की बात सुन रघुराज जोर जोर से हंसने लगा। अब उसकी आंखें खूंखार तरीके से चमकने लगी थी। वो अब अपनी बहुत कड़क आवाज में बोला, जब कोई मेरे पास आता है वो मेरा हो जाता है। अब अपने बेटे को भूल जाओ, नहीं तो उसका मरा हुआ मुंह देखना पड़ेगा। इतना कह रघुराज खड़ा हो गया और वहां से निकलने लगा। तभी औरत ने उसके पांव पकड़ लिए। नहीं दादा, ऐसा मत कीजिए, मेहरबानी करके हमारा बेटा लौटा दीजिए। रघुराज ने उस औरत को जोर से केक मार के अपने से दूर धकेल दिया। तभी उसका एक साथी उसके पास चल के आया। दादा, चलने का समय हो गया। रघुराज ने नीचे पड़े कपल की तरफ नफरत से देखा और कहा, हम चलते हैं, बाहर फेंको इस गंदगी को। दोबारा ये दोनों मुझे यहाँ नहीं दिखने चाहिए। अगली बार तुम दोनों यहाँ आए तो तुम्हारे बेटे की लाश तुम तक पहुंचाएंगे। रघुराज की बात सुन दोनों कपल जोर जोर से गिड़गिड़ा के रोने लगे। उनके पास अब अपने बेटे को बचाने का कोई तरीका नहीं था। रघुराज से पुलिस भी डरती थी और यहाँ की सरकार भी रघुराज का साथ देती थी। उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। वह आदमी अपनी कमजोर सी हालत में खड़ा हुआ और अपनी पत्नी को उठाने लगा और बेबसी में वहां से अपनी पत्नी को ले जाने लगा। उनके अपने बेटे को बचाने के अपने आसपास के सारे रास्ते बंद हो गए थे। आंखों में से आंसू बहाए और निराश होके वो कपल उस मुआ बस्ती से बाहर निकल गए। रघुराज भी तुरंत अपनी रोज की तरह पुलिस को बेवकूफ बनाने के लिए वहां से चल दिया, पर इस बार वो नहीं जानता था कि उसकी चाल में कोई नहीं फंसने वाला था। इस
बार विक्रम ने पूरा प्लान किया था। विक्रम की प्लान के हिसाब से रघुराज के पीछे जानबूझ के कुछ पुलिस को लगा दिया ताकि रघुरा को लगे कि उसका पीछा किया जा रहा है, और वहीं पर बस्ती के आसपास विक्रम और उसकी टीम छुपी रही। वे सब लगातार बस्ती और रघुराज के बंगले के आसपास नजर रखने लगे। रघुराज के जाने के कुछ समय बाद दो लोग रघुराज के घर से बाहर निकले। उनके हाथों में बड़े बड़े बैग थे और वो अलग अलग कार में बैठ निकल गए। शांतनु और राघव तुरंत उन दोनों कारों का पीछा करने चले गए और विक्रम वहीं बस्ती के आसपास देखने लगा। विक्रम किसी टूरिस्ट की तरह बिना सोचे समझे सीधे बस्ती में घुसने लगा। उसे घुसते हुए देख दो पहरेदार तुरंत विक्रम की तरफ भागते हुए आए। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? विक्रम अपने आप को मुश्किल में दिखाते हुए अपने आसपास देखने लगा और उन दोनों पहरेदार को पूछने लगा, हे भगवान, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई, अच्छा हुआ तुम मिल गए। मैं कब से यहाँ के लोगों को अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर इन्हें मेरी भाषा समझ नहीं आ रही है और ना ही मुझे उनकी भाषा समझ आ रही है। मैं कब से यहाँ वहां भटक रहा हूँ। शुक्र है भगवान ने तुम लोगों को भेज दिया। क्या तुम मुझे बता सकते हो यह रोड कहाँ जाता है? विक्रम खो जाने जैसा नाटक करने लगा और अपने आसपास देखने लगा। उसे टूरिस्ट समझकर वो पहरेदार बोलने लगे, ये महुआ रोड है क्या? कहा भाई, लगता है मैं सच में खो गया हूं। मुझे तो मेरा रोड जाना था, उस ऑटो वाले को कहा था और उसने तो मुझे यहां छोड़ दिया। अरे भाई मेरी मदद कर। अब नहीं तो विक्रम डरने की एक्टिंग करने लगा और अपनी आंखों से आंसू बहाने लगा और झूठमठ वहीं पर उन पहरेदारों के सामने बेहोश हो गया। उसके ऐसा करने से वे पहरेदार घबरा गए और उन्होंने विक्रम को गिरने से पहले पकड़ लिया और उसे अपनी कुर्सी पर बिठा दिया। एक पहरेदार डर के अपने साथी पहरेदार की तरफ देखकर बोला, अब क्या करें भाई, यह तो डर के मारे बेहोश हो गया। दूसरा पहरेदार भी उलझन में था और अपने साथी पहरेदार की तरफ देखकर बोला, मुझे क्या पता, तुम्हें बताओ अब क्या करें? क्या इसे बालू भाई के पास ले जाए? वही बताएंगे क्या करना है। पहला पहरेदार तुरंत बोला, हाँ भाई तू सही कह रहा है, हम इसे सीधा दादा के पास नहीं ले जा सकते। दादा बुरा मान जाएंगे और पता नहीं हमें क्या सजा देंगे। चल आ उठा, इसे बालू भाई के पास ले चलते हैं। विक्रम बेहोशी का नाटक करते हुए पूरे समय उन दोनों की बातें सुन रहा था और उसे समझ आ गया कि अब उसकी एंट्री महुआ में हो रही थी। मतलब उसका अपना आधा प्लान पूरा हो गया था। वो दोनों जैसे तैसे उसे उठा के बालू भाई के यहाँ ले गए। ये किसको उठा के ले आए? तुम दोनों। एक बहुत ही खूंखार मोटी आवाज उन दो पहरेदारों पर जोरदार बरस पड़ी। तब उनमें से एक पहरेदार डर डर के अपनी कांपती आवाज में बोला, भाई ये खो गया है। और जब उसे पता चला कि वो खो गया है, वो अचानक डर के कारण बेहोश हो गया। हम समझ नहीं पा रहे थे क्या करें, इसलिए आपके पास ले आए। वो कड़क आवाज दोबारा दोनों पहरेदारों पर बरस पड़ी, तुम बेवकूफों, ये पुलिस का जासूस भी तो हो सकता है और तुम दोनों इसे यहाँ ले आए। निकलो यहाँ से। उस बालू भाई की आवाज सुन दोनों पहरेदार अपनी दुम दबा के वहां से भाग निकले और बालू भाई विक्रम के पास आके खड़ा हो गया और उसकी जेब, उसके कपड़े चेक करने लगा। उसकी आइडेंटिटी कार्ड निकाल के चेक करने लगा। विक्रम ने अपनी जेब में अपना नकली आइडेंटिटी कार्ड रखा था जिसमें उसका नाम मधुर सुंदर लिखा हुआ था। बालू भाई विक्रम को हिलाने लगा और उसे उठाने लगा। ए उठ। विक्रम ने कुछ नहीं किया, अपनी बेहोशी का नाटक करता रहा। तब वो बालू भाई दोबारा जोर देके बोला, ए नाटक बंद कर, मैं जानता हूं तू पुलिस का जासूस है। अगर अभी नहीं उठे तो तुम्हें शूट कर दूंगा। विक्रम अब भी बेहोश पड़ा रहा। उसे कैसे भी करके ज्यादा से ज्यादा समय यहाँ रुकना था, इसलिए उसे बालू भाई की डरावनी आवाज सुनकर भी कुछ नहीं किया। तब उस बालू ने सच में उसके आसपास 2-4 गोलियां चला दी। तब भी बिना डरे विक्रम बेहोश ही रहा। तभी प्लान के अनुसार विक्रम के फोन पर मैसेज आने की आवाज आई। तब उस बालू ने तुरंत मैसेज को पढ़ने के लिए विक्रम का फोन उठाया। उस फोन में विक्रम की हेल्थ से संबंधित रिपोर्ट भेजी गई थी। उस रिपोर्ट में लिखा था कि विक्रम को भूलने की आदत है और उसके हेल्थ के लिए वो आयुर्वेदिक उपचार के लिए केरल आया हुआ है। वहां नीचे डॉक्टर की साइन भी की हुई थी। अब विक्रम समझ गया कि अब उसके होश में आने का समय हो गया है और वो धीरे धीरे से उठने का नाटक करने लगा। मेरा सिर। विक्रम अपने सिर को पकड़ते हुए आसपास आश्चर्य से देखने का नाटक करने लगा। तभी उसका ध्यान बालू भाई पर गया। बालू के हाथ में गन देख विक्रम जोर से चिल्ला पड़ा और डरने का नाटक करने लगा और बालू से पीछे हटने लगा। वो इस समय बहुत ही बड़े और आलीशान हॉल में था। वो हॉल देख विक्रम समझ गया कि उसे सीधे रघुरा के ही घर लाया गया था। वो जानता था यह बालू भाई रघुराज का ही राइट हैंड था और यही रघुरा के साथ रहता था। मतलब विक्रम का प्लान सही चल रहा था। मुझे मत मारो,
मुझे मत मारो। मैं कहाँ हूं, तुम कौन हो? विक्रम चिल्लाते हुए बोलने लगा। उसकी कर्कश आवाज सुन बालू जोर से चिल्ला पड़ा। अबे चुप। बालू की खूंखार आवाज सुन विक्रम ने दोबारा अपनी पहली वाली एक्टिंग की और बेहोश हो गया। उसे दोबारा बेहोश देख बालू ने जोर से चिल्ला के अपने एक आदमी को बुलाया और उसे एक डॉक्टर को लाने के लिए कहा। जब तक बालू भाई उस आदमी से बुला रहा था तब तक विक्रम ने एक छोटा सा मिनी कैमरा और एक माइक्रोफोन को एक टेबल के पीछे लगा दिया। तरुण ने एक और डिवाइस बनाया था। वो डिवाइस आराम से चिपक सकता था। उसमें एक और कैमरा फिट कर उसे सीधे छत पर फेंकते हुए पीओपी के बीच चिपका दिया। वो डिवाइस बिल्कुल ऐसी जगह चिपका कि उसे देख पाना नामुमकिन था जब तक कि आप बिल्कुल उसके नीचे ना खड़े हो जाओ। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आया और विक्रम का चेकअप करने लगा और डरते हुए बालू भाई को बोला कि उसे विक्रम को अस्पताल ले जाना होगा। तब बालू भाई ने भी तुरंत डॉक्टर की बात मान ली और विक्रम को वहां से ले जाने के लिए कह दिया। विक्रम जैसे ही अस्पताल पहुंचा और अपनी बेहोशी का नाटक छोड़ दिया और डॉक्टर का धन्यवाद कर वहां से निकल गया और सीधे श्रीधर और गौरव के पास आ गया। वहां पहले से ही शांतनु और राघव थे और साथ में एसीपी माधव भी वहीं था। उन सबको देख विक्रम ने तुरंत पूछा, क्या हुआ, कुछ पता चला? शांतनु और राघव ने उसे बताया कि वे उन दोनों कार का पीछा कर रहे थे। उसके बाद वो दोनों जंगल के अंदर चले गए। उसके बाद शांतनु और राघव भी उन दोनों का पीछा करने लगे, पर अचानक वो दोनों कहीं गायब हो गए और उन दोनों की नजरों की आंखों के सामने से ओझल हो गए। उन दोनों को पता ही नहीं चला कि वो दोनों जंगल में आखिर कहाँ चले गए। माधव ने भी बताया कि रघुराज भी रोजाना की तरफ अपनी रोज की जगह पर गया और वैसे ही वापस आ गया। आज भी कुछ नया नहीं हुआ था। तब शांतनु ने विक्रम को पूछा, तुम्हारा काम हो गया? क्या प्लान ने सही काम किया? विक्रम ने तुरंत श्रीधर को सिस्टम ओपन करने के लिए कहा। जैसे ही सिस्टम शुरू हुई वहां पर स्क्रीन पर 2 कैमरा के फोटो दिखने लगे और उस 2 कैमरा के फोटो को देख पूरी टीम ने एक साथ जोर से चीयर्स किया। सब विक्रम के प्लान से बहुत खुश हो गए। राघव ने विक्रम को गले लगाते हुए जोर से कहा, दोस्त, तुमने करके दिखा दिया। तुम्हारा प्लान काम कर गया। अब उस रघुरा को पता चलेगा कि किसके साथ उसका पंगा है। क्या विक्रम का प्लान पूरा हो पाएगा? क्या रघुराज विक्रम के प्लान में फंस जाएगा? क्या रघुरा की साजिश सामने आएगी? वहां श्रीधर के सिस्टम में कैमरे से रघुराज का हॉल साफ साफ दिखाई दे रहा था। वहां पर बहुत से लोग आ जा रहे थे, बहुत से तो रघुराज के आदमी ही थे। कुछ देर बाद रघुरा वहां आके सीधे सोफे पर बैठ गया। वो साफ साफ कैमरे में दिख रहा था और उसके चेहरे के भाव देख समझ में आ रहा था कि आज वो बहुत खुश था। आज हम बहुत खुश हैं बालू, सच में बहुत खुश। देखते देखते हमारा प्लान अपना रंग दिखाने लगा। अब वे सब लोग बहुत पछताएंगे। जो उन्होंने किया है उसका मुंह तोड़ जवाब उन्हें मिलेगा। अपनी आने वाली आगे पीढ़ी को खुद की आंखों के सामने बर्बाद होते हुए देखेंगे यह सब लोग। ये कहकर रघुराज बहुत ही हैवानियत से जोर जोर से हंसने लगा। भालू भाई भी रघुनाथ दादा को देख जोर से हंसने लगा और बोला, मैं जानता था दादा कि यह सब आप ही कर सकते हैं। आप ही परवेज भाई का काम पूरा कर सकते हैं। बालू अपनी बात को पूरा कर पाता उसके पहले ही उसके गाल पर जोरदार तमाचा पड़ा और रघुराज ने उसे गले से पकड़ते हुए बोला, धीरे से दीवारों के भी कान होते हैं, समझे? इतना कहे उसने धक्का देके भानु को दूर फेंक दिया। अब ऐसा क्यों दादा? ये आपका इलाका है। आपके डर से कोई इस इलाके में घुसने की हिम्मत भी नहीं करता, तो हमारी बात आखिर कौन सुन सकता है? भालू ने अपने गले को पकड़ते हुए कहा। उसकी बात सुन रघुराज गुस्सा हो गया और बोला, किसी को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। बाहर पुलिस मुझ पर नजर रखे हुए हैं और आजकल लगातार वे मेरा पीछा कर रहे हैं। मतलब उन्हें मुझ पर शक है। मैं अपने इस प्लान के आखिरी पड़ाव पर आ चुका हूं और अब कोई गलती नहीं चाहता। रघुराज की दमदार आवाज सुन बालू पूरी तरह से चुप हो गया और प्लान के बारे में कुछ न बोलना सही समझा। उसके अलावा उसने दूसरी बात को पूछना सही समझा। दादा, उस मरे हुए लड़के के माता पिता का क्या करना है? वे बार बार परेशानी खड़े कर रहे हैं। रघुरा ने बालू की तरफ देखा, फिर कुछ सोचकर बोला, अभी कुछ मत करो, वक्त आने पर अपने आप सब ठीक हो जाएगा। मुझे पहले ये बता क्या उनका कॉल आया था और वहां तक सारी चीजें सही सलामत पहुंच गई थी? बालू ने तुरंत बताया, जी दादा, सारी चीजें पहुंचा दी गई और हाँ, उनका कॉल आया था और उन्होंने कहा था कि वे आज रात दोबारा कॉल करेंगे। जैसे ही उनकी बात हो गई वे दोनों वहां से चले गए और यह सारा किस्सा विक्रम और उसकी टीम ने सुन लिया। उनकी बातचीत से विक्रम और उसकी टीम को काफी कुछ समझ आ गया कि जरूर कोई बहुत बड़ा प्लान उनके नाक के नीचे हो रहा है और वे उसके आसपास भी नहीं पहुंचे थे। रघुराज की बातों से पता चल रहा था कि उनका प्लान अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया था और उससे निपटने का विक्रम के पास अब तक कोई उपाय नहीं था।
विक्रम लगातार रघुराग की बातों को याद करते हुए सोचने लगा और सोचते सचते साथ में बोलने भी लगा। उसने कहा कि यह परवेज भाई का काम कर रहा है। यह परवेज मुस्तफ़ा का छोटा भाई है। लगता है हमारे मिशनों से बच गया और मेरे ख्यालों से वो अपने भाई का अधूरा काम पूरा करना चाहता है। इसका मतलब विक्रम और शांतनु एक साथ बोल पड़े। न्यूक्लियर प्रोजेक्ट। शांतनु तुरंत आगे बोला, इसके बारे में रमन सर को पता होना चाहिए। उन दोनों के साथ अब सबके चेहरे पर हैरानी झलकने लगी और बिना ज्यादा समय गवाए विक्रम ने शांतनु की बात मान तुरंत रमन सर को कॉल लगाया। सर, हमें लगता है कि परवेज यहाँ अपने भाई का अधूरा काम पूरा कर रहा है और इसमें रघुराज उसकी पूरी मदद कर रहा है। विक्रम की बात सुन रमन सर चौंक के अपनी जगह खड़े हो गए। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ सर, पूरा यकीन है, पर चिंता इस बात की है कि वे अपने प्लान के आखिरी पड़ाव पर हैं और अब तक हमें कुछ ज्यादा पता नहीं है। विक्रम ने अपने नाकामी पर निराश होते हुए कहा। जैसे ही विक्रम ने यह कहा, तुरंत रमन सर ने जोर से अपने कठोर आवाज में बोला, नहीं विक्रम, हमें इस मुश्किल काम को ही मुमकिन करके दिखाना है। हमें उनके प्लान को जड़ से खत्म करना है। चाहे इसके लिए जान भी देना पड़े तो देनी है, पर उनके प्लान को जीतने नहीं देना है। रमन सर की बात सुन विक्रम जोश से बोला, जी सर, मैं अपनी आखिरी सांस भी दांव पर लगा के उनके प्लान को जीतने नहीं दूंगा। मैं उन्हें रोक के रहूंगा। इसके लिए मुझे अपना खून का एक एक कतरा भी बहाना पड़े तो बहा दूंगा। यह वादा है मेरा मेरे देश से और आपसे। रमन ने घरों से कहा, शाबाश मेरे जवान, अब मुझे सारी बात ठीक से बताओ। विक्रम तुरंत सारी डिटेल्स रमन सर को दी और तब रमन सर बोले, विक्रम पता करो कि वे लोग कहां पर सारा सामान भेज रहे हैं और क्यों, और पता करो कि वो कौन माता पिता है जिनका बेटा नहीं रहा। जरूर कुछ तो अजीब बात है। उसके कुछ नई पीढ़ी के बारे में भी कुछ कहा लगता है, उस मरे हुए लड़के का, और नई पीढ़ी से जरूर कुछ तो कनेक्शन है। विक्रम ने भी तुरंत कहा, हाँ सर, मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि मैंने एक और कपल को रघुरा के घर के बाहर देखा था जो किसी बात के लिए रघुरा के सामने गिड़गिड़ा रहे थे और रघुरा ने धक्के मार के उन्हें निकाल दिया था। मुझे यकीन है हमारे केस से इसका जरूर कोई तो लेना देना है। विक्रम की बात सुन रमन सर ने हामी भर दी और उसे कहा, वो जो कर सकता है वह सब करें उसका। और रमन सर की सारी बातें विक्रम ने तुरंत अपने बाकी साथियों को बताई। तब उसके सारे साथियों ने विक्रम की बात पर हामी भरी और सब एक साथ बोले, वे भी अपनी आखिरी सांस तक आतंकवादियों के प्लान को पूरा नहीं होने देंगे। और एक साथ जोश में बोले, हम उनका प्लान पूरा नहीं होने देंगे, हम उन्हें रोक के रखेंगे। तभी माधव बोला, मैं तुम सबको वह मरे हुए लड़के की सारी डिटेल्स दे सकता हूं और उसके माता पिता के बारे में भी। माधव की बात सुन विक्रम ने तुरंत पूछा, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? तब माधव थोड़ा हिचकिचाया और बोला, बहुत सारे केस रघुरा के खिलाफ पहले से हैं, वो कभी भी कोर्ट में भी नहीं आता। हमें सख्त मना किया गया है कि अब कोई भी रघुराज के लिए आई हुई कोई केस ना ले। यहाँ की सरकार हर बार बहुत दबाव डालती है। वो माता पिता जब आए उन्हें तुरंत भेज दिया गया था और वे दोबारा कभी नहीं आए, इसलिए मुझे याद नहीं रहा। विक्रम कुछ सोचने लगा। उसे समझ आ रहा था कि कुछ था जो उससे मिस हो रहा था। अगर उस तक पहुंच गया तो वो इस मिशन को पूरा कर सकता है, पर उसके हाथ से समय निकलता जा रहा था। उसे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। फिर कुछ सोचते हुए उसने तय किया, शांतनु और राघव, तुम कल दोबारा उन दो कार वालों का पीछा करोगे और इस बार पता करो कि वो कहां जा रहे हैं। श्रीधर और गौरव, तुम लोग पूरा समय कैमरे पर नजर रखोगे। कुछ भी पता चले तो मुझे तुरंत बताओ। और माधव, तुम मुझे वो केस दिखाओ, हो सके तो मैं उस कपल से भी मिलना चाहता हूं। उसकी बात सुन सबने एक साथ कहा, यस सर। उसके बाद विक्रम और माधव तुरंत उसके ऑफिस की तरफ निकल गए। जैसे ही वे वहां पहुंचे उसे वही रघुराज के यहाँ गिड़गिड़ाने वाला कपल दोबारा दिखा जो बार बार हवलदार से बात कर रहे थे और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वे उन्हें एसीपी से मिलने दें। हवलदार ने बहुत बुरी तरीके से कहा, तुम लोग बार बार मुंह उठा के यहाँ क्यों आ जाते हो? हमारे पास पहले से ही बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, जाओ। अब वो आदमी अब डैश में आके बोला, तुम लोग आखिर क्या कर रहे हो? जो करना चाहिए वो ना करते हुए इस सरकार के तलवे चाट रहे हो। यह पुलिस जनता के लिए होती है, ना कि गुंडे के लिए। तुम लोगों को हमारी सुननी चाहिए, हमारी मदद करनी चाहिए, हमारी रक्षा करनी चाहिए।
पर तुम लोग तो खुद इस गुंडे से डरते हो। चलो मीरा, यहाँ हमें कोई मदद नहीं करेगा। इतना कहे वो कपल जाने लगा। तभी एसीपी माधव ने हवलदार के गालों पर जोरदार थप्पड़ झड़ दी। इस तरह से बात करोगे तुम? यह वर्दी तुम्हें देशवासियों की रक्षा और मदद के लिए दी गई है। अगर तुम इस वर्दी की इज्जत नहीं कर सकते तो ऐसे व्यक्ति का यहाँ कोई काम नहीं है। तुम अपना रेजिग्नेशन लेटर देके जा सकते हो। माधव की तेज आवाज सुन हवलदार कांपने लगा और मेहनतें करने लगा कि उसे जॉब से ना निकाले। उसे इस जॉब की जरूरत है। वो लगातार गिड़गिड़ाने लगा और माधव के पैर पकड़ने लगा। तब माधव ने झुक के उस हवलदार को उठा के खड़ा किया और बोला, ठीक है, पर मैं सिर्फ इस बार माफ कर रहा हूं। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मेरे बोलने से पहले अपना रेजिग्नेशन मेरे टेबल पर रख देना। उसके बाद माधव उस कपल की तरफ मुड़ा और उनसे बोला, सर मैडम आप मेरे साथ आइए। वो उन दोनों को अपने ऑफिस में ले जाने लगा। तभी विक्रम की तरफ मुड़ा, देखो दोस्त, यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा, तुम चाहो तो इंतजार कर सकते हो। तब विक्रम ने भी माधव के साथ एक्टिंग करना शुरू किया और बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं इंतजार करता हूं। तब माधव बोला, ठीक है चलो मेरे ऑफिस में आप भी आइए। वहां माधव अपने ऑफिस में टेबल के पीछे बैठ गया और उस कपल को अपने सामने बैठने के लिए कहा। विक्रम वहीं पर कोने के एक टेबल से टिककर खड़ा हो गया और बहुत ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। वो जानता था कि इस कपल का जरूर रघुराज से कोई तो लेना देना था। माधव शांति से उस कपल की तरफ देख बोला, तो आप अपनी बात बताइए, क्या कर सकते हैं हम आपके लिए? माधव की बात सुन औरत जोर जोर से रोने लगी और अपना चेहरा अपने पल्लू में छुपा लिया। तब विक्रम जल्दी से उस औरत के पास गया और उन्हें टेबल से पानी का गिलास उठा के दे दिया। विक्रम ने बहुत नरम आवाज में कहा, आंटी शांत हो जाइए और सर को बताओ कि आखिर क्या बात है। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक सर भी कुछ नहीं कर सकते। माधव एक पल के लिए विक्रम की ये नरम साइड देख हैरान हो गया, क्योंकि अब तक उसने सिर्फ विक्रम की गंभीर साइड देखी थी। वो भी विक्रम के बाद तुरंत बोला, हाँ अंकल आंटी, पहले आप मुझे पूरी बात बताओ, तभी हम भी कुछ कर सकते हैं। अंकल आंटी ने अपनी आंखों के आंसू पूछे। उसके बाद अंकल बोलने लगे, हम अपने बेटे को ढूंढ रहे हैं। अब पूरे 2 हफ्ते हो गए पर अब तक उसका कोई अता पता नहीं है। हमें समझ नहीं आ रहा है क्या करें। अपने आसपास के पुलिस स्टेशन गए पर उन्होंने भी हमारी फरियाद नहीं सुनी। अंकल से आगे कुछ बोला नहीं जा रहा था, इसलिए आंटी ने आगे का बताया। कुछ हफ्ते पहले हमारे बेटे प्रकाश के दोस्त की मौत हो गई थी। इस बात का बहुत ही बुरा असर हमारे बेटे प्रकाश पर पड़ा। वो खोया खोया रहने लगा, उसके दोस्त की तरह। वो भी अचानक गायब हो गया। आप सबको भी पता है यहाँ का रघुरा दादा कैसा है, हर जुर्म में उसका हाथ होता है, इसलिए हम सीधे दादा से मिलने गए। अंकल ने आगे बोलना शुरू किया। तब शुरुआत में दादा मना करता रहा था कि उसे हमारे बेटे के बारे में कुछ नहीं पता, पर बाद में उसने बात मान ली कि हमारा बेटा उसके पास ही है और वो उसे जाने नहीं देगा। हमारा बेटा आपका बहुत बड़ा फैन है, इसलिए हमने यहीं आना सही समझा। हमें लगा आप हमारी बात समझेंगे और हमारी मदद करेंगे। अंकल ने माधव की तरफ इशारा करते हुए कहा, कहाँ है प्रकाश? क्या विक्रम प्रकाश को ढूंढ पाएगा? क्या उसे पता चलेगा कि आखिर रघुराज नौजवानों के साथ क्या कर रहा था? माँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। अपनी शूज की लेस लगाते हुए प्रकाश जोर से चला आया और अपना बैग ले खड़ा हो गया। तभी उसकी माँ अपने हाथ टिफिन बॉक्स ले बाहर आ गई। प्रकाश अपनी माँ की तरफ देख हंस दिया। माँ, अब भी ना आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, कॉलेज में मिल जाता है सब। प्रकाश की माँ ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, बाहर का नहीं खाना, ये लो और जाओ। ठीक है, टिफिन ले। प्रकाश तुरंत कॉलेज की तरफ निकल गया। जब उनका लंच ब्रेक हुआ तब वो और उसके सारे दोस्त कैंटीन में चले गए और हंसी मजाक करते रहे। तभी बात करते करते उनका टॉपिक इधर उधर बातों से सीधे उनके एक दोस्त पर चला गया, जो उसका दोस्त मिसिंग था, जिसका नाम रुद्रा था। प्रकाश का एक दोस्त बोला, पता नहीं दोस्तों, रुद्रा को क्या हो गया था। जब वो मिसिंग हुआ उसके पहले मैं उसे मिला था, वो बहुत खोया खोया लग रहा था। मैंने उसे बात करने की भी कोशिश की पर उसने कुछ नहीं कहा, वो वहां से सीधे चला गया। प्रकाश के दूसरे दोस्त ने भी तुरंत कहा, हाँ भाई, मेरे साथ भी यही हुआ, वो बहुत खोया खोया रहता था। तब मेरे पापा से पता चला कि उसके पापा की नौकरी चली गई है और उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। शायद इसीलिए शायद रुद्रा इतना परेशान और उसी सोच में खोया हुआ था। प्रकाश के एक और दोस्त ने तो एक अलग ही कहानी बताना शुरू किया। अरे नहीं भाई, सिर्फ इतना ही कारण नहीं है। एक दिन मेरी उससे बात हुई, तब वो हमारी सरकार के बारे में बुरा भला कह रहा था और यह भी कह रहा था कि किसी को इन सबको सबक सिखाना चाहिए।
उसकी आंखों में नफरत और आवाज में गुस्सा झलक रहा था। उस दिन मैं उसे देख सच में बहुत डर गया था। प्रकाश के बहुत से दोस्तों ने उसकी बात पर हामी भरी और वहीं पर उन सबकी बातचीत भी खत्म हो गई, क्योंकि अब उनका लंच टाइम खत्म हो गया था। पर प्रकाश के दिमाग में वही बातें घूमने लगी। उसे लगने लगा जैसे इस कहानी में कुछ और भी बात थी। इसलिए प्रकाश ने सोचा, क्यों ना एक बार रुद्रा के माता पिता से मिल गया। आए कॉलेज के बाद तुरंत प्रकाश सीधे रुद्रा के घर की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो उनके घर के बाहर पहुंचा, उसे अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगीं और साथ में बर्तनों के गिरने की भी तेज आवाज आ रही थी। प्रकाश तुरंत नीचे झुक गया और छुपते छिपाते रुद्र के घर के खिड़की के पास आ गया और वहां नीचे बैठ गया। अंदर से छीना झपटी की आवाजें आ रही थी। तभी एक खूंखार आवाज जोर से बोली, जो बोला वो कर, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तब एक कमजोर सी डरी हुई आदमी की आवाज बोली, हमें हमारा बेटा लौटा दीजिए, मेहरबानी करके हमारा बेटा लौटा दीजिए। तभी वो पहली आवाज दोबारा बोले, अबे चुप, बट एक बार जो हमारे पास खुद से आता है वो वापस नहीं जा सकता, समझे? अब मेरी बात ध्यान से सुन। अब अगर तुमने जल्द से जल्द अपने बेटे की तलाशी बंद नहीं की तो तुम्हारे पास तुम्हारे बेटे की लाश जरूर पहुंच जाएगी। अब एक औरत की कमजोर सी रोती हुई आवाज बोली, नहीं नहीं नहीं, मेहरबानी करके ऐसा मत कीजिए। तब वो कड़क आवाज चढ़कर बोली, अगर अपने बेटे को सही सलामत रखना चाहती हो तो अपने इस बुढ़े को मुंह बंद रखने के लिए कहे। अगली बार यहां आने का मौका मत देना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इतना बोल के बहुत सारे लोग तुरंत घर से बाहर आने लगे। प्रकाश जल्द से घर के आड़े छुप गया। तब उसने घर के बाहर भालू भाई को अपने कुछ पंडोरों के साथ बाहर निकलते देखा। अब प्रकाश को पूरा यकीन हो गया था कि सच में बहुत बड़ी गड़बड़ है और इसमें उसका दोस्त फंसा हुआ है। प्रकाश यही सोचते हुए रुद्रा के माता पिता से बिना मिले वहां से सीधे घर वापस आ गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए पर प्रकाश को कुछ नहीं मिला। तभी अचानक न्यूज आने लगी कि समंदर किनारे उन्हें एक लाश मिली है और न्यूज में बताया जा रहा था कि किसी ने उसका मर्डर कर पानी में फेंक दिया था। बाद में पता चला कि वो लाश रुद्रा की थी। यह बात जब उसके घर वालों को पता चला तब उन सबका बहुत बुरा हाल हो गया था। उन लोगों ने अपने जवान बेटे को खोया था। इस बात ने ही उन्हें अंदर तक छोड़ दिया था। प्रकाश भी रुद्रा की मौत से अंदर तक हिल गया। तब वो और जोरों से इस बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी निकालने की कोशिश करने लगा। उसने अपने कॉलेज का इंटरनेट का पूरा इस्तेमाल किया। तब उसे पता चला कि यहाँ केरला में बहुत सारे नौजवानों को भ्रमित किया जा रहा है। ऐसे बहुत से वीडियो उसने देखे जो देश के खिलाफ, सरकार के खिलाफ भड़काने वाले थे। जो नौजवानों को दिखाए जा रहे थे उन्हें भ्रमित किया जा रहा था। तब प्रकाश को पता चला कि इन सारी चीजों में रघुराज दादा के साथ बहुत सारे हमारे देश के मंत्री भी शामिल थे। प्रकाश को इस बात का बहुत बुरा भी लगा और साथ गुस्सा भी आने लगा। पर तब उसका गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया जब न्यूज में बताया गया कि घर की हालत देख नौजवान रुद्रा ने आत्महत्या कर दी। उसकी मौत की असली कहानी पर इन लोगों ने पानी फेर के सारे सबूत मिटा दिए। जब प्रकाश को एहसास हुआ कि ऐसे तो उसे सारी जानकारी नहीं मिलेगी तो उसने सीधे रघुराज दादा के गैंग में शामिल होने का फैसला लिया और सीधे रघुराज दादा से मिलने चला गया। दादा मेहरबानी करके हमें किसी जॉब पर लगा दो। इन दिनों हमारी माँ की तबीयत बहुत खराब रहती है और हमारे पापा के पास इतना पैसा नहीं है कि हमारे पढ़ाई का खर्चा और माँ का इलाज का खर्चा एक साथ उठा सके। इसलिए मैंने सुना आप जॉब देते हो, इसलिए सीधे आपके पास आ गया। रघुरा ने प्रकाश की तरफ ध्यान से देखा। प्रकाश भी जानबूझ के आंसू बहाने लगा ताकि रघुराज दादा को वो बेचारा लड़का लगे। तब रघुराज दादा बोले, क्या लड़कियों की तरह रो रहा है? रघुराज प्रकाश की हालत को देख जोर जोर से हंसने लगा और साथ में उसके आदमी भी प्रकाश को देख टाके भरने लगे। प्रकाश को अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा था पर उसने अंदर ही अंदर उसे दबा दिया और चुपचाप रोता रहा और रोते हुए बोला, दादा अगर आप भी हंसोगे तो हमारी मदद कौन करेगा? मैं बहुत उम्मीद से आपके पास आया हूं। तब रघुराज दादा चुप हो गए और बोले, ठीक है, अब रो मत, मार कभी रोता नहीं है। कल आ जाना, तब तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। अब तू जा सकता है। प्रकाश तुरंत खुश हो जाने का नाटक करने लगा और सिर हिलाते हुए बोला, थैंक यू दादा। प्रकाश तुरंत वहां से चला गया। तब उसे अचानक एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तब उसने बिना डरे वही किया जो हर रोज करता था। उसने ऐसे दिखाया जैसे उसकी परिस्थिति सच में बहुत खराब है और उसे पैसों की सच में बहुत जरूरत है।
अगले दिन से रघुराज दादा प्रकाश को अलग अलग काम देने लगा, जैसे कभी कुछ लाना है, यहाँ कुछ पहुंचाना है। पूरे 15 दिन तक यही चलता रहा। अब प्रकाश की कुछ सबूत ढूंढने की उम्मीद भी खत्म होती जा रही थी कि तभी एक दिन जब वो काम पर गया, तब वहां रघुराज दादा नहीं, पर उसका राइट हैंड बालू भाई खड़ा था। उसने प्रकाश को आते हुए देख बोला, चल यह सामान उठा और मेरे साथ चल। प्रकाश ने तुरंत 2 बड़े बड़े बैग को हाथों में उठाया और बालू भाई के पीछे से चल दिया। वे दोनों एक साथ एक गाड़ी में बैठ और रास्ते पर चल पड़े। प्रकाश बीच में कुछ नहीं बोला, बस अपने आसपास ध्यान से देखता रहा और रास्ते को याद रखने लगा। कुछ समय बाद कार जंगल के बाहर रुकी और बालू ने उसे बैग पकड़े उसके पीछे चलने के लिए कहा। प्रकाश चुपचाप बालू भाई के पीछे चलता रहा और अपने आसपास देखता रहा। तब बालू भाई बोला, अब ये काम तुम्हें रोजाना करना है। यहाँ पर 2 बैग ले आना है और पूरा दोपहर यहीं रुकना है और यहाँ पर अलग अलग चीजों को सीखना। फिर बाद में शाम को आते वक्त बैग को दोबारा लेके आना, समझे? तब प्रकाश ने सिर हिलाते हुए कहा, जी बालू भाई, कुछ और अंदर। चलने के बाद वे एक वीरान जगह पर पहुंचे। यह एक खंडार सी जगह थी। यह जगह पूरी तरह से जंगल के बीचों बीच छिपी हुई थी। वहां बहुत सारे नौजवान लड़के कसरत कर रहे थे। वहां पर बहुत से कैंप लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्काउट के लोग हो। पर कुछ बात उनमें अजीब थी जो प्रकाश को समझ नहीं आई। बालू भाई तुरंत एक टूटे फूटे टेबल के पास रखे कुर्सी पर बैठे व्यक्ति के पास गया, जो इस समय लड़कों को कसरत करते हुए देख रहा था और साथ में सिगरेट भी फूंक रहा था। उसका हुलिया बहुत जंगली और उसकी आंखें बहुत खूंखार और वैशी थी। उन आंखों में कोई भावनाएं नहीं थी। बालू भाई उस इंसान को बहुत ही गर्मजोशी से मिला। कैसे हो साकिर भाई, कैसी चल रही है लड़कों की ट्रेनिंग? तब प्रकाश को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण स्काउट नहीं, बल्कि लड़कों को किसी भयानक मकसद के लिए ट्रेन किया जा रहा है। वहां कुछ लड़के टेंट में बैठे कुछ तारों जैसा कुछ बना रहे थे। तभी अचानक वहां पर गोलियां चलने की आवाज आने लगी। वो आवाज सुन प्रकाश चौंक के उछल पड़ा और उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसकी यह हालत देख बालू भाई और साकिर भाई जोर जोर से हंसने लगे। हंसते हंसते ही बालू भाई बोला, अबे डर मत, ये सिर्फ गोलियों की आवाज है, तुझे कुछ नहीं होगा। तब वो साकिर भाई से बोला, ये नया छोकरा कौन है बालू? तब बालू भाई बोला, इसे ही तो लेके आया हूँ आपको मिलाने। नया है, ज्यादा जानता नहीं है। अब ये काम आपके हाथ में है, आप इसे कैसे तैयार करेंगे वो आप जाने। अब मैं चलता हूँ, तू यहीं पर रुक। साकिर भाई, तुम्हें आगे क्या करना है वो बताएंगे प्रकाश को। आखिरी बात बोल। बालू भाई वहां से चला गया। तब प्रकाश को साकिर भाई ने बताया कि वहां क्या क्या हो रहा था। प्रकाश इतना भी बेवकूफ नहीं था कि उनकी बात सीधे मान ले। उस साकिर भाई ने सबसे पहले प्रकाश को कुछ वीडियो दिखाए, जिसमें नौजवान लड़कों को भड़काने वाले वीडियो थे। वो लोग उन वीडियो के द्वारा नौजवान लड़कों के मन में सबके खिलाफ, अपने देश के खिलाफ जहर भर रहे थे और फिर बाद में उन्हें लड़ाई की ट्रेनिंग दे रहे थे, ताकि यही लड़के अपने ही देश के खिलाफ खड़े हो जाए। प्रकाश यह सब देख पहले तो डर गया और बाद में सतर्क हो गया। बाद में वो हर रोज वहां जाने लगा। प्रकाश होशियार था। उसे छोटे छोटे कैमरा बनाए और उन्हें वहां उस जगह बिना किसी को दिखे जगह जगह लगा दिए और उन द्वारा सबूत इकट्ठा जमा करने लगा। वहां के लड़कों के साथ घुलने मिलने लगा। उन सब आदमी से बात कर वो समझ गया कि रुद्रा भी यहाँ आया करता था, पर उसे यह अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए उस साकिर भाई ने उन सारे लड़कों के सामने उसे मार डाला था। प्रकाश ने जितने सबूत इकट्ठा कर सकता था उतने कर दिए और अपने पसंदीदा एसीपी माधव को एक गुमनाम लेटर भेज दिया ताकि वे लोग यहाँ छापा मार सके। पर किसी को इसकी भनक लग गई, पर रातों रात उस जगह से सबको दूसरी जगह भेज दिया गया और प्रकाश का पूरा प्लान खराब हो गया। एक दिन रघुराज दादा ने प्रकाश को बुलाया। प्रकाश, घर में जो बोलना है वह बोल दो। तुम्हें आज रात ही दूसरे जगह ट्रेनिंग करने जाना है और तुम्हें कुछ महीने वहीं रहना होगा। प्रकाश ने रघुराज की बात मान ली और सीधे घर पर आ गया। वो डर गया था। उसे नहीं पता कि वो अब क्या करेगा, कैसे अपनी बात एसीपी माधव तक पहुंचाएगा। पर अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था और उसने तय किया कि इसके बारे में वो बाद में सोचेगा। उसने अपनी बैग पैक किया। उसने कुछ कैमरा और जरूरी डिवाइस रख दिए। अपने इकट्ठे किए हुए सबूत को अपने रूम में रखे हुए एक मशीन में छुपा दिया और उसने अपने माता पिता को बता दिया कि वह कॉलेज के लिए बाहर जा रहा है और वहां से निकल गया। क्या प्रकाश ने यह सही किया? इसका क्या अंजाम होगा?
क्या विक्रम प्रकाश को रघुराज से पहले ढूंढ पाएगा? क्या विक्रम को प्रकाश के छिपाए हुए सबूत मिल पाएंगे? वो औरत रोते हुए बोले, हमें हमारा बेटा वापस चाहिए साहब, उसका पता कीजिए साहब। पता नहीं कैसा है वो, हमें तो यह भी नहीं पता कि वो जिंदा भी है या नहीं। आखिरी बात पर उस औरत की आवाज कट गई और फूट फूट के रोने लगी। उस आदमी ने तुरंत अपनी पत्नी को अपनी बाहों में ले लिया और उसे समझाने लगा, मेरा शांत हो जा, हमारा बेटा जरूर ठीक होगा, उसे कुछ नहीं हुआ होगा, वो बहुत बहादुर है, वह जरूर ठीक होगा, मुझे यकीन है। उस कपल की बात सुन विक्रम सोच में पड़ गया। जरूर लड़के ने कुछ तो ऐसा कदम उठा लिया था जो उसे नहीं उठाना चाहिए था, और यकीनन उसकी जान खतरे में होगी। रमन सर ने भी कहा था कि जरूर यहां पर अपने घटिया और खतरनाक प्लान के लिए रघुराज और परवेज नौजवानों का इस्तेमाल कर रहा था। माधव उस कपल को यकीन दिलाने लगा कि वे उनके बेटे को ढूंढ के ही निकालेंगे, और आगे बोला, इस बारे में आप किसी को कुछ न बताएं, हम जल्द से जल्द आपके बेटे को ढूंढ लेंगे। तभी विक्रम बीच में ही बोल पड़ा, क्या हम आपके घर चल सकते हैं? विक्रम की बात सुन दोनों कपल एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे और धीरे से अपना सिर हिला के हाँ कर दिया और उठने लगे। तब विक्रम दोबारा बोला, आप सीधे अपने घर जाइए, हम लोग वहां तुरंत पहुंचते हैं। उस कपल ने दोबारा हाँ में से हिला दिया और वे वहां से निकल गए। उनके जाने के बाद विक्रम माधव की तरफ मुड़ा और बोला, मुझे यकीन है तुम्हारे डिपार्टमेंट में कोई है जो रघुराज की मदद कर रहा है, तुम्हें उसे अभी ढूंढना होगा, नहीं तो हमारे पूरे प्लान पर पानी फिर जाएगा। मैं सीधे उस कपल के घर जाता हूं। इतना कह विक्रम तुरंत वहां से निकल गया, पर माधव को सोचने के लिए एक काम छोड़ दिया। माधव को भी पता था कि जरूर कोई था जो उसे और उसके डिपार्टमेंट को धोखा दे रहा था और उनकी सारी जानकारी रघुराज तक पहुंचा रहा था। इसी वजह से जब वे उस जगह छापा मारने गए थे जो उन्हें लेटर में मिला था, उस जगह पर उन्हें कोई नहीं मिला था। उनके आने से पहले वो जगह खाली कर दी थी। इसका मतलब किसी ने उनके छापे की खबर उन तक पहले ही पहुंचा दी थी। इसलिए उसी दिन माधव ने अपने ही स्टेशन में छुपा हुआ कैमरा लगा दिया, जिसके बारे में वही जानता था। माधव ने तुरंत अपने सिस्टम को ओपन किया और कैमरे से एक साथी को ध्यान से देखने लगा। जब उसके ऑफिस से विक्रम बाहर जाने लगा तो उनके सारे साथियों में सिर्फ एक ही हवलदार बहुत ही शक से विक्रम की तरफ देखने लगा और उसके बाद धीरे से अपनी जगह से खड़ा हुआ और बाहर जाकर फोन उठाने लगा और किसी को कॉल लगाने लगा। माधव को उसके हाव भाव से समझ में आ गया कि यही उसके डिपार्टमेंट का गद्दार था और यही जानबूझकर रघुरा के खिलाफ का कोई केस नहीं ले रहा था। जब पहली बार माधव यहां आया था तब उसने सारी फाइल मांगी थी, पर उसे एक भी रघुरा के खिलाफ की कोई फाइल नहीं मिली थी, क्योंकि सारी फाइल्स को कब का गायब कर दिया गया था। अभी माधव उठकर उस हवलदार को रंगे हाथ पकड़ने ही वाला था कि तभी वो उठते उठते रुक गया। वो अपने स्क्रीन पर देखता रह गया। जब उसने पहले वाले हवलदार को देखा जिसको उसने अभी अभी थप्पड़ मारा था, वो उस दूसरे हवलदार जो रघुराज का जासूस था, उसे जोरदार थप्पड़ लगाने के बाद उसे खींचते हुए अपने साथ अंदर लेकर आने लगा। तभी वो हवलदार उसके हाथ को छुड़ा के भाग निकला। उसे भागते हुए देख माधव भी अपने ऑफिस से बाहर भागा। तब तक वो हवलदार भी उस जासूस हवलदार का पीछा करने लगा। माधव तुरंत उन दोनों के पीछे भागा। उसके साथ उसके कुछ साथी भी बाहर भागे। दास रुक, अभी बोल रहा हूं, रुक, हवलदार रामकृष्णा चिल्लाते हुए बोला। फिर भी वो जासूस हवलदार जिसका नाम दास था रुका नहीं, बल्कि और तेजी से दौड़ने लगा। रामकृष्ण दोबारा दास के पीछे भागते हुए बोला, अभी रुक जा दास, कोई फायदा नहीं है भाग के मेरी, नहीं तो कम से कम इस वर्दी के लिए रुक जा। दास रामकृष्ण की बात सुन तुरंत रुक गया और मुड़ गया। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो रामकृष्ण? तुम जानते हो ना, अगर मैंने वो काम नहीं किया तो वो मेरे परिवार को मार डालेगा। जब तक दास बोल रहा था तब तक माधव भी वहां पहुंच गया। तभी दास और रामकृष्ण माधव की तरफ देखने लगे। दास के माथे पर डर के कारण पसीना आ गया था। अब तो उसकी आंखों से आंसू भी बहने लगे थे। अचानक दास अपने घुटनों पर गिर गया और जोर जोर से रोने लगा और हाथ जोड़ के माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दीजिए सर, ये सब कुछ मजबूरी में कर रहा था। मैंने अपनी वर्दी को बेच दिया, मैंने अपनी वर्दी का सौदा किया, मुझे माफ कीजिए। उसकी बात सुन रामकृष्ण दास के पास बैठ गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तेरी तरह मैं भी गलती कर रहा था दास, आज भी अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा हूं। आज भी उस बच्चे का चेहरा मेरी आंखों के सामने आता है जिसके सबूतों को मैंने मिटाया। उस बच्चे का तो मैं इंसाफ ही नहीं कर पाया। इस जन्म में मुझे अपने
किए हुए गुनाह की माफी नहीं मिलेगी। रामकृष्णा की आंखें भर आईं और उसने भी अपने हाथ जोड़ दिए और माधव की तरफ देख बोला, मुझे माफ कर दो सर, मैं अपने आप को भी माफ नहीं कर पा रहा हूं। जब आपने बताया कि इस वर्दी की क्या महानता है, उसे हम भूल चुके थे कि क्यों हमने यह वर्दी पहनी थी और हमने इस वर्दी को बेच दिया। मुझे भी माफ कर दो सर, मैं अपने आप को भी माफ नहीं कर पा रहा हूं। जब आपने बताया कि इस वर्दी की क्या महानता है, उसे हम भूल चुके थे कि क्यों हमने यह वर्दी पहनी थी और हमने इसी वर्दी को बेच दिया। उन दोनों की हालत देख माधव समझ गया कि क्या हो रहा है, पर वो अब पूरी बात जानना चाहता था। इसलिए उसने तुरंत उन दोनों को सीधे ऑफिस आने के लिए कहा और उन दोनों के साथ दोबारा ऑफिस आ गया। उनकी बातों से माधव जान गया कि रघुराज ने उन दोनों को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वो उनके परिवार को खत्म कर देगा। इसलिए ये दोनों उसके लिए यहाँ पर जासूसी कर रहे थे और वक्त के साथ अपनी वर्दी की गरिमा को भूल गए थे। दास अपनी रोती हुई आवाज में बोला, मुझे माफ कर दो सर। दास के पीछे पीछे रामकृष्ण भी बोला, मुझे भी माफ कर दो सर, पर अब हम उसकी मदद नहीं करेंगे सर, अब हम अपनी वर्दी की गरिमा रखेंगे, है ना? दास ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ रामकृष्णा, आज से मैं भी अपनी वर्दी के खिलाफ नहीं जाऊंगा। जिस दिन मैंने इस वर्दी को पहना था तब मैंने यह तय किया था कि अपने देश की सेवा करूंगा, पर इन गुंडों और सरकार ने हमसे हमारा यह हक भी छीन लिया। आप ही बताएं कि अब क्या करें। अब मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। उन दोनों की आंखों में सच्चाई साफ झलक रही थी, उनकी आंखों में पश्चाताप भी झलक रहा था और साथ में अब हिम्मत भी नजर आ रही थी। तब उन दोनों को देख माधव ने कड़क आवाज में जोश से कहा, अब अपनी वर्दी के लिए कुछ करना चाहते हो, अब अपने देश और देशवासियों के लिए कुछ करना चाहते हो तो नई हिम्मत और ताकत से अपनी ड्यूटी पर दोबारा तन के खड़े हो जाओ। माधव की कड़क आवाज सुन रामकृष्णा और दास के साथ उसका पूरा डिपार्टमेंट तन के खड़ा हो गया और एक साथ जोश से बोला, यस सर। माधव दोबारा आगे बोला, अब मैं चाहता हूं कोई भी अब किसी के सामने नहीं झुकेगा ना, किसी की बात माने अपने डिपार्टमेंट के खिलाफ जाएगा। अब हम किसी भी दुश्मन के सामने झुकेंगे नहीं, बल्कि उसका लोगों के बीच का डर खत्म करके रहेंगे। माधव का पूरा डिपार्टमेंट एक साथ एक आवाज में चला उठा, जी सर, अब हम किसी गुंडे और सरकार के सामने नहीं झुकेंगे, अब हम पूरी निष्ठा से अपनी ड्यूटी करेंगे। माधव को उन सब की हिम्मत और हौसला देख गर्व होने लगा। उसके बाद माधव ने दास और रामकृष्ण के साथ अपने सारे डिपार्टमेंट को अलग अलग काम दे दिए और रामकृष्ण और दास को दोबारा यही जासूस काम करने के लिए कहा। बस इस बार वे दोनों माधव की तरफ से जासूसी करेंगे। विक्रम तुरंत माधव के ऑफिस से सीधे प्रकाश के घर की तरफ चला गया था, जहां पर वो चारों तरफ देखने लगा। विक्रम को लग रहा था जरूर यहां पर कुछ ऐसा मिलेगा जिससे पता चलेगा कि आखिर प्रकाश क्या कर रहा था या क्या करना चाहता था। विक्रम ने ध्यान से वहां का हर चप्पा चप्पा देखने लगा। तब प्रकाश के पिता बोले, क्या हुआ बेटा, क्या ढूंढ रहे हो? और एसीपी माधव कहां है? वे नहीं आए। विक्रम ने चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए कहा, एसीपी माधव पीछे से आ रहे हैं और उन्होंने मुझे पहले भेज दिया। आप प्रकाश का कमरा दिखा सकते हैं। विक्रम के कहने पर अंकल ने तुरंत उसे प्रकाश का कमरा दिखाया और साथ में अपने बेटे के बारे में बताने लगे। प्रकाश बहुत होशियार है बेटा, उसे हमेशा अलग अलग मशीनों के साथ खेलना पसंद है। उसका पूरा कमरा बहुत सी अजीब चीजों से भरा है। मुझे तो उसकी पढ़ाई समझ ही नहीं आती। ये देखो, ये रहा प्रकाश का कमरा बेटा। जैसे ही विक्रम ने प्रकाश का कमरा देखा, वो देखते ही हैरान हो गया। कमरा देख समझ आ रहा था कि लड़का वाकई बहुत होशियार था। तब विक्रम और ध्यान से चारों तरफ देखने लगा। विक्रम को अब पूरा यकीन हो गया था कि प्रकाश ने जरूर उसके कमरे में कुछ तो छुपाया होगा, क्योंकि विक्रम को कमरे से बहुत सारे छोटे छोटे कैमरा मिले और साथ में कुछ पेपर भी, जिनमें कुछ अलग अलग गुनाह के केस के पेपर के कतरंत थे। तब विक्रम को पता चला कि प्रकाश जरूर काफी समय से रघुरा के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था। विक्रम और ध्यान से कमरे का एक एक भाग देखने लगा, साथ में उसके बनाए हुए सारे मशीनों को देखने लगा। तब उसे एक मशीन में एक तरफ दबा हुआ कागज मिला। तब विक्रम ने थोड़ा ध्यान से खींचते हुए उस कागज को बाहर निकाला ताकि वो कागज फट न जाए। जैसे ही विक्रम ने पेपर को खोला, उसमें से उसे एक मेमोरी कार्ड मिला। उसे देख विक्रम बहुत हैरान हो गया और तुरंत अंकल आंटी को बताया।
कि वो वापस आएगा वहां से सीधे श्रीधर और गौरव के यहाँ पहुंचा। वे लोग अब भी रघुराज पर कैमरा की मदद से नजर गड़ाए हुए थे। विक्रम ने आते ही श्रीधर को अपने हाथ का मेमोरी कार्ड देते हुए बोला, देखा तो इसमें क्या है। जैसे ही श्रीधर ने वो कार्ड उसके सिस्टम में लगाया, उसमें बहुत सारे वीडियो थे। उन्होंने एक एक करके सारे वीडियो देखे। तब वो सब हैरान रह गए और साथ में खुश भी। अब उनके पास सारे सबूत थे। पर विक्रम बहुत गुस्से में आ गया, क्योंकि जो वो इस वीडियो में देख रहा था उससे समझ में आ रहा था कि वो रघुराज, परवेज और साकिर हमारे देश के युवाओं को अपने ही देश के खिलाफ तैयार कर रहे थे। उन्हें अपने ही देश से लड़ाई करने की ट्रेनिंग दे रहे थे, उन्हें भटका रहे थे, उनके मन में देश के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे थे। विक्रम बहुत ही गुस्से में बोला, यह बिल्कुल सही नहीं है। हमारे देश का नौजवान इनके कारण भटक रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे आगे की पीढ़ी बर्बाद हो सकती है। हमें इसे रोकना ही होगा। जब विक्रम यह बोल रहा था तब श्रीधर और गौरव की आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। वो भी इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे कि हमारे देश का युवा इन जैसे लोगों के चंगुल में फंस गया था। तभी विक्रम का फोन बुझने लगा। विक्रम ने तुरंत फोन उठाया। अब हमें वह लोकेशन मिल गई है जो मेमोरी कार्ड विक्रम को प्रकाश के घर से मिला था। उसमें उस लड़के प्रकाश का वीडियो मैसेज था, साथ में उसके लगाए हुए सारे कैमरे के फोटोज और वीडियोस थे। उन सारे फोटोज और वीडियोस को विक्रम ने तुरंत रमन सर को भेज दिया। बहुत बढ़िया विक्रम, अब इन सबूतों से इन मंत्रियों के साथ अब रघुराज भी फंस जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपनी टीम के साथ उनकी पूरी प्लान को पूरी तरह से नाकाम कर दो। विक्रम ने भी तुरंत कहा, जी सर। उसके बाद विक्रम ने अपना फोन कट कर दिया और वो लड़के प्रकाश का वीडियो अपनी पूरी टीम को दिखाने लगा। इस वीडियो में खुद प्रकाश डर डर के बोल रहा था, हेलो, मेरा नाम प्रकाश है और जब से मेरा दोस्त रुद्रा गायब हुआ था तब से मैं उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा था। तब मुझे यह सारे सबूत मिले। अगर आप में से कोई इस वीडियो को देख रहा है तो मैं उससे बताना चाहता हूं कि ये सब आतंकवादी हैं जो ऐसे नौजवानों को पकड़ रहे हैं जो किसी ना किसी कारण से देश की सरकार से नाराज हो गए हैं और उन्हें पूरी तरह से अपने ही देश के खिलाफ कर रहे हैं। विक्रम ने तुरंत दूसरा वीडियो दिखाया जिसमें प्रकाश बहुत डरा हुआ दिखाई दे रहा था। इन्होंने रातों रात जगह बदल दी है। मेरा पूरा प्लान नाकाम हो गया। पता नहीं इन्हें कैसे पता चला कि पुलिस यहां छापा मारने वाली है। बस मुझे डर लग रहा है कि इन्हें ना पता चल जाए कि वो मैं ही था जिसने इनका पता दिया था। वो वीडियो देख सबके चेहरे पर हैरानी झलकने लगी। तब माधव बोला, तो वो लेटर मुझे प्रकाश से मिला था, मतलब लड़के ने वाकई बहुत अच्छा काम किया था और साथ में लड़के ने उस गैंग में जाकर गलती कर दी है। हमें पता भी नहीं है कि अब वो लड़का कहाँ है। अगर कहीं उन लोगों को पता चल गया तो लड़के की जान खतरे में आ जाएगी। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। विक्रम के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसकी आंखों के सामने वो बेबस माता पिता आ रहे थे जिन्हें पता भी नहीं था कि उनका बेटा अब कितने बड़े खतरे में था। विक्रम को समझ में आ रहा था कि अगर वो उस सच्चे देशभक्त लड़के को नहीं बचा पाया तो यह उसकी सबसे बड़ी हार हो जाएगी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया जिसके कारण विक्रम चौंक के अपनी सोच से बाहर निकला। शांतनु ने उसके कंधे पर हाथ रखा और अब उसकी तरफ चिंता से देख रहा था। क्या बात है विक्रम, क्या सोच रहे हो? विक्रम ने अपनी पूरी टीम की तरफ देखते हुए कहा, आज उस लड़के ने सच में बहुत बड़ी बहादुरी दिखाई है पर साथ में बेवकूफी भी की है। पर मैं अपने देश के होनहार नौजवानों को इस तरह से भटकते नहीं देख सकता और मैं इसे जड़ से मिटाना चाहता हूं। क्या लगता है तुम सबको? शांतनु ने तुरंत जोर से कहा, हाँ विक्रम, हमारे देश के ही भेदियों के कारण हमारे आने वाली पीढ़ी सच में बर्बाद हो जाएगी। इन लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा पर इन सब में जो तकलीफ और दर्द होगा वो सिर्फ आम जनता को ही होगा और मैं ये नहीं चाहता। मैं इसे होने नहीं दूंगा। राघव के चेहरे पर चिंता की लकीरें झलक रही थीं। हाँ, हम बॉर्डर पर खड़े होकर अपने देश को बाहर के दुश्मनों से बचाते हैं पर इन अंदर के देशद्रोहियों से आज हम अपने देश को बचाएंगे। इस रघुराज को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ के खत्म कर देंगे। विक्रम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सबने भी हाथ आगे बढ़ाते हुए विक्रम के हाथों पर हाथ रख दिया और एक साथ वचन लिया कि वो लोग इसको खत्म करके ही रहेंगे और उन सारे मासूम नौजवानों को बचा के रहेंगे। माधव ने भी जोश से कहा, अब हमारे साथ पूरी पुलिस फोर्स भी रहेगी। इस बार हम लोग दुश्मन को गुमराह करके अपना मिशन पूरा कर सकते हैं। विक्रम कुछ सोचने लगा और सोचते हुए
कमरे में ही घूमने लगा और अचानक रुककर शांतनु और राघव की तरफ मुड़ा। शांतनु, राघव, तुम दोनों ने वो जगह देख लिया ना? तो वो जगह कैसी है और कहां पर है? शांतनु तुरंत बोला, एक नहीं 2 जगह है। विक्रम और बाकी सब बहुत हैरान होकर उन दोनों की तरफ मुड़े। क्या राघव ने जल्दी से मैप निकाला और उसे अपने सामने के टेबल पर रख दिया और मैप पर 2 जगह पर लाल निशान बनाए। वो दोनों जगह जंगल में ही थी, बस एक जगह समंदर के नजदीक थी और दूसरी जगह उसके बिल्कुल उल्टा, कम से कम 2 से 3 किलोमीटर दूर होगी। राघव ने निशान बना दिया और बताने लगा, ये वह दोनों जगह है। मेरे हिसाब से पहले इन लोगों ने 3 जगह पर अपना डेरा डाल के रखा था। पहले वाले छापे के कारण वे सब लोग ये इन दोनों जगहों पर शिफ्ट हुए और ये दोनों आसपास ही है, एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं है। अगर हम एक पर हमला करेंगे तो दूसरे को आसानी से पता चल जाएगा। माधव ने तुरंत कहा, मतलब हमें दोनों जगह पर एक साथ हमला करना होगा। विक्रम ने तुरंत माधव की बात को काटते हुए बोला, 2 नहीं 3। विक्रम की बात सुन सब एक साथ हैरानी में उसकी तरफ देखने लगे और श्रीधर ने तुरंत पूछा, क्या 3 पर जगह तो 2 है, तीसरी जगह कौन सी है? विक्रम ने उन सब की तरफ देख गंभीर होकर कहा, हम लोग इस बार रघुराज पर भी छापा मारेंगे। गौरव तुरंत बोला, नहीं विक्रम, ये बहुत बड़ी रिस्क हो जाएगी, हम सीधे उस पर हमला नहीं कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो वह जैसे तैसे बच जाएगा, क्योंकि हम अब तक नहीं जानते कि उसके साथ सरकार के कितने लोग काम कर रहे हैं, पर इस सब में हम बुरी तरह से फंस जाएंगे। विक्रम की आंखों में भयानक गुस्से की आग जल रही थी। उसे देख कोई भी डर जाता। इस समय वो बहुत भयानक दिख रहा था। उसने अपनी टीम को देखते हुए बहुत ही गुस्से में कहा, अगर आज हमने इस रघुराज जैसे सांप को छोड़ दिया तो पता नहीं वह आगे जाके कितना सारा जहर फैलाएगा, पता नहीं कितने लोगों को अपने जाल में फंसाएगा, और मैं इसे होने नहीं दूंगा। शांतनु ने चिंता में कहा। पर विक्रम रमन सर और पठानिया सर ने उसे पिछली बार पकड़ा था, तब क्या हुआ था वो छूट गया था। इस बार भी यही होगा और हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया जाएगा। विक्रम ने नाव में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार हम उसे पकड़ेंगे नहीं बल्कि उसे मार देंगे। विक्रम के चेहरे के भाव, उसकी आंखों में झलकता हुआ विश्वास और निश्चय देख सब ने एक साथ सिर हिला के विक्रम के प्लान पर हामी भर दी। और शांतु ने सबकी तरफ से पूछा, तो ठीक है, अब इस सांप को हम कुचल के ही रहेंगे। अब बताओ तुम्हारा प्लान क्या है? जब विक्रम अपना प्लान सबको बता रहा था तभी श्रीधर के सिस्टम में उन्हें अचानक रघुराज फोन पर बात करते हुए उसके हॉल में आते हुए सुनाई देने लगा। वे सब जल्दी से सिस्टम के पास जाकर खड़े हो गए और ध्यान से रघुराज की बात सुनने लगे। रघुराज शांत से अपने हॉल के सोफे पर बैठते हुए बोलने लगा, अरे भाई, आपको हम पर भरोसा नहीं है? दूसरी तरफ से कठोर और वैशी आवाज सुनाई देने लगी, मैं इस बार कोई गलती नहीं चाहता रघुराज। पहले ही हम अपने प्लान के आखिरी मोड़ पर आ गए थे, तब हमारा सारा प्लान बर्बाद हो गया। ऊपर से तुम्हारे देश के एजेंट्स ने आके हमारे मुस्तफा भाई को आपके देश में कैद कर दिया, हमारा पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। इस बार तुम्हारे पूरे देश को इस परवेज भाई के कहर से कोई नहीं बचा सकता, सब के सब आग में जलेंगे। रघुराज शांति से परवेज भाई की बात सुनने लगा। उसके थोड़ी देर बाद बोलने लगा, जानता हूं भाई, हमारा यह प्लान होके ही रहेगा। जितनी नफरत आप इस देश से करते हो उससे कहीं ज्यादा नफरत मैं करता हूं। इस देश और इस देश के लोगों ने मेरे लिए कुछ नहीं किया है और अब वो लोग इसकी सजा पाएंगे जब यहां पर होगा। तभी परवेज ने चिढ़ते हुए रघुराज को टोक दिया, धीरे से बोल रघुराज, हम अपने प्लान के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होने देना चाहते हैं। अब बता, क्या लड़के तैयार हो गए हैं? क्या वे इतने काबिल हैं जो हमारा अधूरा प्लान पूरा कर सकते हैं? रघुराज परवेज भाई की बात सुन गर्व से सीना तान के बोलने लगा, जी भाई तैयार हैं, आपको वक्त पर सारे काबिल लड़के मिल जाएंगे और फिर आप अपना अधूरा काम पूरा कर सकते हैं। रघुराज को अपने काम पर बहुत गर्व हो रहा था। उसे इस बात से अभिमान आ गया था कि इस प्लान को पूरा करने के लिए परवेज भाई को उसकी जरूरत थी। रघुराज को लग रहा था कि परवेज भाई उसे अपना सच्चा साथी मान रहा था और उस पर पूरी तरह से निर्भर था। परवेज भाई दूसरी तरफ से बोला, हाँ रघुराज, तुम पर पूरा भरोसा है, अपना काम जारी रखो और कल तक जैसे भी हो उन सारे काबिले लड़कों को भेजने की तैयारी करो। तब रघुराज हैरान हो गया और पूछने लगा, क्या कल तक? पर भाई, आपने तो मुझे 2 दिन के बाद कहा था। दूसरी तरफ से परवेज की कठोर आवाज रघुराज के कान में गूंजी, नहीं,
मैं चाहता हूं तुम कल ही वो सारे लड़कों को भेज दो। इस बार मैं बहुत ही सावधानी से अपना प्लान पूरा करना चाहता हूं। उसके बाद परवेज भाई ने फोन काट दिया और रघुराज चिंता में पड़ गया। उसे कैसे भी करके 10 लड़कों को जल्द से जल्द बिना किसी के पता चले यहाँ से निकालना था, ताकि वे सब परवेज भाई तक पहुंच जाए। वहां बालू भाई भी हॉल में रघुराज दादा के पास खड़ा था और उनके चेहरे पर के चिंता की लकीरें देख तुरंत बोला, क्या बात है दादा भाई, क्या बोले? तब रघुराज दादा बालू भाई की तरफ देख बोला। भाई ने कहा कि कल ही हमें उन सारे लड़कों को सीमा पार करवाना होगा। तब बालू भाई उलझन में आ गया और बोला, क्या कल तक पर कैसे भाई, कैसे हम यह काम कर पाएंगे? आखिर ये पर तभी बालू भाई के चेहरे पर जोरदार तमाचा पड़ा और वो इस फोर्स से पीछे की तरफ जाकर गिर गया और अपने गालों पर हाथ रख हैरानी से रघुराज दादा की तरफ देखने लगा। चुप, कितनी बार कहा है कि ध्यान से बोला करो, किसी के भी कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि हम क्या काम कर रहे हैं। इसलिए तो ये जॉब कंसल्टेंसी शुरू की है हमने, ताकि कोई हम पर शक ना करे। और तुम हो जो बार बार अपना मुंह खोलते रहते हो, अगली बार ध्यान रखना। बालू भाई ने धीरे से कहा। जी दादा, दोबारा अपने सोफे पर बैठ। रघुराज दादा बोला, ठीक है, साकिर से बात कर और उन सबको भेजने का इंतजाम करो। कल वे सब यहां से निकल जाने चाहिए। बालू भाई ने दोबारा धीरे से कहा, जी दादा, और वहां से चला गया। रघुराज की बातें सुन यहां विक्रम और विक्रम की टीम गुस्से में अंदर ही अंदर जलने लगी और साथ में उनकी आंखों में चिंता उभर आई। वे लोग एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे और सोच में पड़ गए थे। माधव इस खामोशी को तोड़ते हुए बोला, तुम्हारी बात सही है विक्रम, अब इस सांप को कुचलने का वक्त आ गया है। माधव की बात सुन विक्रम की पूरी टीम ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और राघव ने गुस्से में पूछा, अब बताओ क्या करना है विक्रम? तब विक्रम ने अपना सारा प्लान ध्यान से सबको बताना शुरू किया। उसने अपने प्लान की हर बात को पूरी तरह से अपनी टीम को समझा दिया। माधव की तरफ मुड़ के विक्रम बोला, मुझे आज ही शाम तक सारे हथियार चाहिए। माधव ने सिर हिला दिया और बोला, हाँ हो जाएगा। विक्रम ने कहा, यह काम आज रात को ही होगा। तब उसकी पूरी टीम ने हिम्मत और हौसले से हाँ में से हिला दिया। तब विक्रम अपनी टीम की तरफ मुड़ा और सीधे खड़े होकर जोर से दोबारा बोला, क्या मेरे साथी तैयार हैं? उसकी टीम एक साथ जोर से बोली, जी सर। विक्रम दोबारा सबकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या मेरी टीम अपने खून का आखिरी खतरा बहाने के लिए तैयार है? उसकी टीम एक साथ विक्रम के पीछे पीछे जोर से बोली, जी सर। विक्रम दोबारा अपनी तीखी आवाज में बोला, क्या मेरी टीम अपने दुश्मन को जड़ से खत्म करेगी? उसकी टीम एक साथ दोबारा जोर से बोली, जी सर, और अपने हर शब्द के साथ अपना हौसला और हिम्मत को दिखाने लगे। क्या विक्रम की टीम इस मिशन को पूरा कर पाएगी? क्या विक्रम का प्लान कामयाब हो पाएगा? क्या विक्रम समय रहते उन 10 लड़कों को बचा पाएगा? विक्रम ने अपनी सारी रिपोर्ट रमन सर को बता दी और उन्हें अपने प्लान के बारे में भी बता दिया कि आज उन्हें कैसे भी करके अपने प्लान को पूरा करना होगा। रमन सर ने विक्रम को कहा कि वो जो कर सकता है वह करें, पर दुश्मन के प्लान को पूरा होने से रोक दो। रमन सर ने एक साथ पूरी टीम को कहा, भले ही मैंने कहा कि खून के आखिरी खतरे तक तुम सबको लड़ना है, पर फिर भी मैं अपना कोई भी एजेंट खोना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम सब सही सलामत हो और देश की और सेवा करो। क्या मेरे एजेंट्स तैयार हैं? विक्रम की सारी टीम ने एक साथ कहा, जी सर। रमन सर दोबारा बोले, विक्रम ने मुझे अपना पूरा प्लान बताया है। श्रीधर और गौरव, तुम दोनों अब सीधे तरीके से इस प्लान में शामिल हो रहे हो। श्रीधर और गौरव एक साथ जोश से बोले, जी सर। उसके बाद रमन सर ने अपना फोन काट दिया। अब शाम हो गई थी उन सबको आज की ही रात में अपने मिशन को पूरा करना था। आज की रात में उन्हें हर तरफ से दुश्मन पर हमला करना था, ताकि दुश्मन को पता ही ना चले कि यह अचानक क्या हो गया। विक्रम की पूरी टीम तैयार हो गई थी। सबको पता था कि उन सबको क्या करना है। पूरी तरह से तैयार होके अपने सारे हथियारों को अपनी अपनी कारों में रखकर सब कारों में बैठ के एक साथ अलग अलग दिशा में निकल गए। विक्रम और राघव एक साथ मिलकर जंगल के उनके तय किए हुए दिशा की तरफ चल पड़े और शांतनूर, श्रीधर और गौरव जंगल में अपने तय की हुई दिशा की तरफ चल पड़े और माधव प्लान के अनुसार अपनी पूरी फौज के साथ तय की हुई जगह पर पहुंच गया। विक्रम और राघव के जंगल के पास पहुंचने के बाद उन्होंने अपना जंगल वाला यूनिफॉर्म पहन लिया, जिसके कारण उन्हें इस अंधेरे में पहचान पाना अब नामुमकिन हो गया था। अपने हथियार लिए और
अपना अंधेरे का गगल अपनी आंखों पर लगा लिया, जिससे अंधेरे में भी किसी भी जीवित व्यक्ति या जानवर को आसानी से देख सकते थे। उनके हाथ में एक ह्यूमिडिटी डिटेक्ट करने वाला डिवाइस था, जिससे अब साफ साफ बहुत सारे रेड डॉट्स दिखाई दे रहे थे, जिससे पता चल रहा था कि कितने सारे लोग वहां मौजूद थे। विक्रम और राघव उस दिशा में चल पड़े जहां पर बहुत सारे आतंकवादी हमारे देश के नौजवानों को देश के खिलाफ ट्रेनिंग दे रहे थे। विक्रम और राघव बिना आवाज किए उस जगह के आसपास पहुंच गए और पेड़ों के पीछे छिप गए और ध्यान से बिना किसी को दिखे उस जगह का जायजा लेने लगे। जंगल की दूसरी जगह इस समय शांतनु, श्रीधर और गौरव भी अपने तय की हुई आतंकवादी ट्रेनिंग की जगह पहुंच गए और उस जगह का जायजा लेने लगे। वहां पर इस समय पर भी काफी हलचल थी। बहुत से नौजवान 2 टेंट में दिखाई दे रहे थे और इस समय बम बना रहे थे। वहां टेंट के बाहर लगभग 5 आतंकवादी थे और अपनी तय की हुई जगह पर खड़े होकर पहरा दे रहे थे। इन लोगों को देख समझ आ रहा था कि वो कोई नौजवान लड़के नहीं थे और जंगल के एक तरफ एक और आतंकवादी 2 लड़कों की जबरन कसरत करवा रहा था। उन दोनों लड़कों की हालत बहुत खराब दिखाई दे रही थी। वहां पर इस समय कुल मिला के 8 आतंकवादी और लगभग 10 नौजवान लड़के थे। बाकी 2 आतंकवादी इस समय लड़कों के साथ टेंट में थे। विक्रम और राघव के सामने भी इस आतंकवादी के ट्रेनिंग सेंटर में भी काफी हलचल दिखाई दे रही थी और वहां पर लगभग 20 नौजवान थे। उनमें से 10 नौजवानों की तैयारी की जा रही थी। मतलब यहीं से वो लोग इन 10 लड़कों को कल सीमा पार कराने वाले थे। यहीं पर विक्रम ने भालू भाई को भी देखा, जो लड़कों के बीच घूम रहा था और सारी तैयारी को देख रहा था। वहीं पर भालू भाई के साथ उसके 5 पंटर और साकिर भी था और 6 आतंकवादी अपने तय की हुई जगह पर खड़े होकर पहरा दे रहे थे। वहां कुछ लड़के कसरत कर रहे थे और कुछ इस समय टेंट में थे और बम बना रहे थे। शांतनु की आवाज विक्रम के कान में गूंज गई, हम तैयार हैं। वे सारे अब एक ही नेटवर्क से जुड़े हुए थे, इसलिए शांतनु के बाद तुरंत माधव की आवाज कान में गूंजी, हम भी अपनी पोजीशन में तैयार हैं। विक्रम ने राघव को देख अंगूठा दिखा के पूछा कि वो तैयार है, तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद धीरे से विक्रम बोला, ठीक है, प्लान थोड़ा बदल गया है, हम लोग अभी हमला नहीं कर सकते। इस समय बालू और उसके पंटर यहीं पर है। जब तक वे यहां से नहीं जाते तब तक हमला नहीं कर सकते और तब तक माधव तुम हमला मत करना, हमें चाहे जो भी हो जाए दुश्मन को नहीं छोड़ना है। सबने एक साथ धीरे से कहा, जी सर। विक्रम लगातार चारों तरफ नजर रखते हुए दोबारा बोला, यहीं पर इस समय वो 10 लड़के भी हैं जिन्हें यहीं से भेजने वाले हैं। माधव, तुमने जंगल के बाहर लोगों को तैयार रखा है ना? आसपास ध्यान से देखते हुए उसे माधव की आवाज सुनाई दी। जी वे तैयार हैं। विक्रम ने तुरंत आगे बोला, बहुत बढ़िया, मेरे कहते ही हमला कर देना। विक्रम चारों तरफ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान इस समय सिर्फ बालू भाई पर गड़ा हुआ था। उसके यहीं रहते उनका पूरा प्लान बिगड़ सकता था। उन्हें कैसे भी करके इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तभी विक्रम का ध्यान एक टेंट पर गया, जिस टेंट के पास आग जल रही थी। आग जलने के कारण टेंट की लंबी परछाई पड़ रही थी, जिस परछाई से पता चल रहा था कि वहां पर लोहे का एक बड़ा सा पिंजरा रखा हुआ था और उस पिंजरे में कुछ 3 लोगों की झुकी हुई परछाई दिखाई दे रही थी। मतलब वहां किसी को कैद किया गया था। तभी विक्रम के कान में बालू भाई की आवाज पड़ी, उन 3 कैदियों का क्या हुआ साकिर भाई, क्या वे मान रहे हैं? तब साकिर भाई के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा, नहीं वे तैयार नहीं है और ऐसे डरपोक लोग मुझे मेरे गिरोह में नहीं चाहिए। तब बालू भाई ने साकिर की तरफ देख पूछा, तो फिर आपने क्या तय किया है? तब साकिर दुष्टता से हंसते हुए बोला, करना क्या है, उनका यहीं पर समय पूरा हो गया है। उनकी बात सुन बालू भाई भी जोर से हंस दिया, तो आज रात ही कर दीजिए, उनका समय पूरा। साकिर ने भी जोर से हंसते हुए कहा, मेरे दिल की बात बोल दी भाई। उसकी बात सुन विक्रम बहुत गुस्सा हुआ और उसे समझ आ गया कि उन 3 कैदियों को आज ही वे लोग खत्म करने वाले थे। तभी साकिर भाई ने अपने एक साथी को बुलाया और उसे टेंट के पास भेजते हुए बोला, बालू भाई के जाने के बाद उन कैदियों को तड़पा के मार डालो, यही चाह रहा था ना तू? तब उसका साथी बहुत खुश होकर बोला, भाई उनको तड़पाने में बहुत मजा आएगा। इतना बोल वो तुरंत टेंट की तरफ जाने लगा। विक्रम को समझ आ गया था कि उनके अपने हमले से पहले उसे कैसे भी करके उन कैदियों को बचाना था, क्योंकि वो आतंकवादी उनके हमला करते ही सबसे पहले इन कैदियों को मार डालेंगे। इसलिए विक्रम को सबसे पहले उन्हें बचाना जरूरी हो गया था। तब विक्रम राघव की तरफ मुड़ा और बोला, मैं उस टेंट के पास जाके उन कैदियों को छुड़ाता हूं, तुम यहीं इंतजार करो। अगर टेंट के पास कोई आए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। अचानक ही विक्रम की बात सुन राघव चौंक गया और उसकी तरफ हैरानी से देखने लगा। नहीं, अगर तुम पकड़े गए तो हमारा पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। तब विक्रम धीरे से बोला,
अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो वो बेरहमी से बेचारे कैदियों को मार देगा। चिंता मत करो, हमारा प्लान बर्बाद नहीं होगा। इतना बोल विक्रम तुरंत पेड़ों के बीच से चलते हुए धीरे से टेंट के पीछे पहुंच गया और वहीं से धीरे से टेंट के पास जा ही रहा था कि तभी उसे अपने पीछे से चरचर की आवाज सुनाई दी। विक्रम ने तुरंत झाड़ियों के पीछे कूद के छुप गया। जैसे ही वो झाड़ियों के पीछे छुपा, उसके अगले ही पल एक आतंकवादी अपनी पेंट की जिप लगाते हुए चलते हुए जंगल से आ रहा था कि तभी चलते चलते रुक गया। शायद उसने कोई हलचल देख ली थी और थोड़ा जोर से बोला, कौन है? वो धीरे से चलते हुए अपने हाथ की गन उठाते हुए विक्रम के नजदीक आने लगा और उस अंधेरे में ध्यान से देखने की कोशिश करने लगा। वो दोबारा चिल्ला के बोलने वाला था कि विक्रम ने खड़ा होके उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसके गले में अपना हाथ डाल के अपने मजबूत बाहों से उसका दम घोट दिया। जैसे ही उस आतंकवादी ने उसके हाथों में अपना दम तोड़ दिया, विक्रम ने उसे उन्हीं झाड़ियों में छुपा दिया जहां वो छुपा हुआ था और ध्यान से दोबारा टेंट के पीछे आ गया। विक्रम ने टेंट के पास जाते हुए पीछे से अपना चाकू निकाला और धीरे से टेंट को फाड़ दिया और चुपके से अंदर चला गया। उसके अंदर जाते ही उनमें से 2 कैदी बुरी तरह से डर गए और चिल्लाने ही वाले थे कि विक्रम ने अपने होठों पर उंगली रख उन्हें चुप करा दिया। विक्रम धीरे से उस लोहे के पिंजरे को लांघते हुए टेंट के सामने आके उनके एंट्रेंस के पास जाकर खड़ा हो गया। तभी वह आतंकवादी सीधे टेंट में बेफिक्र होकर घुस आया और कुछ बोलने ही वाला था, उसके पहले ही विक्रम ने उसे भी पहले आतंकवादी की तरह दम घोटकर उसका दम तोड़ दिया। विक्रम ने जल्दी से उस आतंकवादी की जेब में से चाबी को निकाल पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। उन कैदियों को बाहर आने के लिए कहा। वो तीनों नौजवान लड़के थे और बहुत ही बुरी हालत में थे। उन्हें बुरी तरह से तड़पाया हुआ दिख रहा था। उनके पूरे शरीर पर घाव दिख रहे थे और एक तो अभी भी पिंजरे के अंदर बेहोश पड़ा हुआ था। उस लड़के को नजदीक से देखने पर विक्रम को पता चला कि वो प्रकाश था। विक्रम ने तुरंत प्रकाश को अपने कंधे पर उठाया और बाकी दोनों को बिना आवाज किए उसके पीछे आने के लिए कहा और दोबारा उन तीनों को लेकर जंगल में चला गया और वहीं पर वापस आ गया जहां पहले से राघव छिपा हुआ था। राघव के पास ही वहीं पर प्रकाश को पैर से टिका के विक्रम ने उसकी नब्ज चेक की। उसकी नब्ज चल रही थी, मतलब वो जिंदा था। तब विक्रम ने राहत की लंबी सांस ली और बाकी दोनों की तरफ मुड़ के बोला, यही झाड़ियों में छुपे रहो, इसे अपने साथ ही रखना और यहां से कहीं नहीं जाना, सामने भी नहीं आना, समझे? दोनों ने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया और तभी उनमें से एक धीरे से बोला, क्या आप हमें बचाने आए हो? विक्रम ने उसकी तरफ देख धीरे से हाँ में सिर हिला दिया और दोबारा अपनी जगह जाने वाला था कि उसी लड़के ने उसे रोक दिया। सर, मुझे आपको कुछ बताना है। वो जो सामने टेंट है वो साकिर भाई का टेंट है। उस टेंट को कुछ मत होने दीजिए, उसमें आपको बहुत जरूरी सबूत मिलेंगे। वो लोग हमारे देश के खिलाफ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। उस लड़के की बात सुन विक्रम हैरान हो गया और सिर हिला के तुरंत राघव के पास आ गया और उसे तुरंत लड़के को बताए हुए टेंट के बारे में बता दिया। विक्रम की तरह राघव भी हैरान हो गया था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद बालू भाई और बाकी 10 लड़के वहां से जाने लगे और बड़ी सी गाड़ी में बैठ के वे सब वहां से निकल गए। उनके जाते ही विक्रम ने तुरंत माधव को बताया, माधव, बालू भाई और वो 10 लड़के निकल गए हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, लड़कों को रोक देना है। जैसे ही वे वहां पहुंचे तुम अपने हिसाब से हमला कर देना, तब तक हम लोग भी वहां पहुंच जाएंगे। माधव ने तुरंत दूसरी तरफ से कहा, जी सर। विक्रम ने अपनी टीम को धीरे से पूछा, क्या सब तैयार हैं? सारी टीम एक साथ बोली, जी सर, हम तैयार हैं। विक्रम और उसकी सारी टीम ने अपनी पोजीशन लिया और विक्रम ने अपने सामने देखते हुए जोश से कहा, हमला। विक्रम ने अपनी टीम को धीरे से पूछा, क्या सब तैयार हैं? सारी टीम एक साथ बोली, जी सर, हम तैयार हैं। विक्रम और उसके सारी टीम ने अपनी पोजीशन को लिया और विक्रम ने अपने सामने देखते हुए जोश से कहा, हमला। विक्रम के बोलते ही दोनों तरफ से एक साथ हमला हो गया। विक्रम राघव के साथ धीरे से छिपते छिपाते उस ट्रेनिंग कैंप में घुस गया और एक एक करते हुए ज्यादा आतंकवादियों को मारने लगे। उनके सामने ही 2 आतंकवादी विक्रम और राघव की तरफ पीठ करके खड़े थे। उनके पीछे जाकर विक्रम और राघव ने उनकी गर्दन को अपनी बाहों की मजबूत पकड़ में पकड़ते हुए बिना आवाज किए उन्हें मार दिया और पास में ही टेंट के पीछे छिपा दिया। साकिर अपने टेंट में ही था, इसलिए उसे विक्रम और राघव के अचानक किए हमले की कोई खबर नहीं हुई।
विक्रम ने धीरे से एक टेंट के नजदीक की आग को बुझा दिया। उसने जैसे ही ऐसा किया तभी वहां से गुजरने वाला पहरेदार आग को जलाने वहां आ गया। उसी समय विक्रम ने उसको दबोच लिया और उसे खत्म कर दिया। तभी अचानक बम की टेंट से एक आतंकवादी बाहर आया। उसने जैसे ही विक्रम को देखा उसने अपने गन उठा के उसे मारने ही वाला था कि तभी राघव ने उस पर अपने साइलेंसर लगी गन से हमला कर दिया। पर तब तक देर हो गई। वो आतंकवादी मर तो गया पर उसकी गन चल गई और बंदूक की तेज आवाज उस जंगल की शांति में तेजी से फैल गई। उस बंदूक की आवाज सुन कसरत करने वाले लड़के और दो आतंकवादी और साकिर भाई अपनी गन उठा के अपने टेंट से सीधे बाहर भाग के आया और एक दो लड़के हाथ में बम लिए टेंट से बाहर आ गए। जैसे ही उन सब ने विक्रम और राघव को देखा तब उन्होंने एक साथ हर तरफ से गोलियां चला दी। इस हमले से बचने के लिए विक्रम और राघव को पास के टेंट के पीछे कूदना पड़ा और दोनों ने वहीं से उन पर हमला करना शुरू कर दिया। वो दो आतंकवादी और साकिर लगातार उन पर गोलियों से फायर कर रहे थे और साथ में साकिर उन लड़कों को चिल्ला चिल्ला के आर्डर देता जा रहा था, जल्दी इन बम्स को यहां से ले जाओ, उनकी हमारे प्लान को पूरा करने के लिए हमें जरूरत है। विक्रम और राघव अपने छिपने वाली जगत से निशाना साधते हुए हमला कर रहे थे। इस बीच विक्रम की गोली से एक और आतंकवादी मारा गया और राघव की गोली से दूसरा आतंकवादी मारा गया। अपने दोनों साथियों को गोली लगते देख उस साकिर भाई ने पास के एक लड़के पर बंदूक तान दी और विक्रम और राघव की दिशा में देख चिल्लाया, बाहर निकलो नहीं तो इसे मार दूंगा। विक्रम ने लड़के की तरफ देखा। वो बहुत डरा हुआ दिखाई दे रहा था और खड़े खड़े कांप रहा था। इसलिए बिना डरे विक्रम और राघव अपने छिपने वाली जगह से बाहर आए और साकिर के सामने खड़े हो गए। उन दोनों को देख साकिर की आंखें डर से फैल गईं और कांपती हुई आवाज में बोला, अपने गन फेंक दो और तुम लोगों के बाकी साथी कहां हैं? सबके सब बाहर आओ। विक्रम ने और राघव ने अपनी अपनी गन को सामने जमीन पर रख दिया और हाथ ऊपर कर लिए। विक्रम साकिर की तरफ बहुत ही खूंखार नजरों से देखते हुए बोला, इसके लिए तो हम दोनों ही काफी हैं। तब साकिर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, दो, तुम्हें क्या लगता है तुम हमें हरा सकते हो? लड़कों अपनी अपनी बंदूकें लो और मार डालो इन दोनों को। साकिर ने अपने सामने के लड़के को दूर फेंकते हुए गुस्से में कहा और अपने खुद की गन विक्रम और राघव की तरफ तान दी। वो अब विक्रम पर गोली चलाने ही वाला था कि तभी जिस लड़के को अभी अभी साकिर ने अपनी ढाल बनाया था उस लड़के ने उस पर अपनी गन चला दी और एक साथ कई गोलियां साकिर के सीने से पार हो गई। वहां लड़का उस साकिर को जोरदार किक मारते हुए बोला, साले घटिया डरपोक इंसान, जब तक यह चल रहा था तभी अचानक विक्रम को अपने पीछे हलचल महसूस हुई और वो एक तरफ कूद गया और बेड से दूसरी गन निकालकर शूट कर दिया। उसके सामने दो लड़के थे जिनके सिर पर अब गोली के निशान बन गए थे और दोनों एक साथ जमीन पर गिर गए। पर विक्रम की आंखें डर से फैल गईं। उसने गलती से उन दोनों को मार दिया था। उसके कारण दो मासूम जान चली गई थी। वहीं पर विक्रम अपने घुटने पर गिर गया और उन मासूम लड़कों को देखता रह गया। वो पूरी तरह से अपना होश खो बैठा। उसे अब अपने आसपास कुछ महसूस नहीं हो रहा था। उसकी आंखें बस उन दो मासूम लड़कों पर टिकी हुई थी। तभी और 2-3 बार उसे अपने आसपास गोलियों के चलाने की आवाज सुनाई दी और किसी ने उसे पकड़कर वहां से खींचा। विक्रम के मन में बहुत ही बड़े और गहरे गिल्ट ने घर बना लिया था। उसे अपने आप पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी 2 मासूम लड़कों की जान ले ली थी। वो नहीं जानता था कि अब वो क्या करेगा। उसका दिल रोने लगा था। उसका मन इस गिल्ट के बोझ तले दबने लगा था। उसे लगातार राघव की आवाज अपने पास सुनाई दे रही थी, विक्रम देखो मेरी तरफ, क्या तुम सुन रहे हो? तब विक्रम ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने उन मासूमों को मार दिया, मैंने मार दिया, मुझे माफ कर दो। तब राघव ने उसके कंधे को पकड़कर जोर से हिला दिया और चिल्ला के बोला, नहीं विक्रम, ऐसा कुछ नहीं है, तुमने कोई गलत नहीं किया, यह बस तुमसे हो गया है। तब किसी ने राघव को विक्रम के सामने से दूर किया और खुद सामने आ गया और उसके सामने घुटने पर बैठ गया। सर, आपको गिल्ट महसूस करने की जरूरत नहीं है। ये तीनों आतंकवादी ही थे, वे मासूम लड़के नहीं थे। जिस बात का आपको इतना बुरा लग रहा है, पर वे बहुत बुरे थे। उन्होंने पहले भी बहुत मासूम लोगों को मारा था। उन्हें हमारे बीच नजर रखने के लिए रखा गया था। उस लड़के की बात सुन विक्रम अपने शॉक स्टेट से बाहर निकलने लगा। तब उसे अपने आसपास ठीक से दिखाई देने लगा। उसने पास के लड़के को देखा जिसके चेहरे पर लंबी मुस्कान फैली हुई थी
और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। और वो कोई और नहीं बल्कि प्रकाश था। प्रकाश ने तुरंत विक्रम को गले लगा लिया और बोलने लगा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, हमारी जान बचाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। प्रकाश की बात सुन विक्रम को एहसास हुआ कि उसने किसी मासूम की जान नहीं ली थी। तब उसके मन का गिल्ट का भारी बोझ उतर गया और उसने खड़े होकर अपने आसपास देखा। कुछ लड़के जल्दी से उसके पास आकर उसे गले लगाने लगे और बाकी राघव को भी गले लगा रहे थे। वहां सारे लड़कों की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे थे और वे बार बार विक्रम और राघव का धन्यवाद करते जा रहे थे। तब विक्रम ने उनकी तरफ देख पूछा, तुम में से कोई घायल तो नहीं हुआ है ना? तब सबने एक साथ नाम में सिर हिलाया और एक साथ जोर से कहा, हम सब ठीक है सर। तब विक्रम ने आगे कहा, बहुत बढ़िया। विक्रम पूरा बोल पाता कि तभी उसे जंगल की एक तरफ से बहुत बड़ा धमाका सुनाई दिया। यह धमाका सुन विक्रम और राघव की आंखें हैरानी और डर से फैल गई और वहां के सब लड़कों के चेहरे पर भी एक साथ डर फैल गया। विक्रम ने अपनी कड़क आवाज में उन सभी लड़कों की तरफ देख कहा, यहीं पर रुको, कहीं मत जाना, हम तुरंत आते हैं। इतना कह विक्रम और राघव जंगल के उस धमाके की तरफ दौड़ पड़े। इस तरफ शांतनु, श्रीधर और गौरव ने बहुत ध्यान से और छिपते छिपाते हुए वहां उस आतंकवादी कैंप में अंदर घुस गए और एक एक करके उनके सारे आतंकवादियों को मार दिया। अब उनका प्लान पूरा हो गया था और उन्होंने सारे लड़कों को बाहर आने के लिए कह दिया और उन्हें बताने लगे कि सब ठीक है, अब उन्हें कोई कुछ नहीं करेगा। कि तभी उन लड़कों के बीच से 3 लड़के अपने अपने हाथ में गन और एक ने तो अपने हाथ में बम लेकर सामने आ गए। उन तीनों लड़कों ने एक साथ शांतनु, श्रीधर और गौरव पर हमला कर दिया, पर उन्होंने उन तीनों को रोक दिया। पर जिसके हाथ में बम था उसने वो बम पहले ही उन तीनों की तरफ फेंक दिया था। वे सब जल्दी से बम के पहुंच से दूर होने के लिए भाग पड़े, पर इस बम की चपेट में एक लड़का आने लगा। इसलिए श्रीधर जल्दी से उस लड़के की तरफ भागा और धक्का मार के उसे एक तरफ कर दिया और खुद बम के सामने आ गया। उस बम के फटते ही श्रीधर उड़ते हुए कोसों दूर जा गिरा। उसकी पूरी बॉडी में से खून बहने लगा। इस बीच उसका हाथ अजीब सी दिशा में मुड़ गया। शांतनु और गौरव तुरंत उसकी तरफ भागते हुए आए, पर श्रीधर हिल भी नहीं रहा था। नहीं नहीं, श्रीधर श्रीधर। शांतनु श्रीधर को पकड़ के जोर से चिल्ला पड़ा। गौरव जल्दी से श्रीधर की नब्ज चेक करने लगा। उसकी धड़कनें बंद थी। उसने शांतनु को दूर करते हुए श्रीधर के सीने पर दोनों हाथों से जोर जोर से दबाने लगा और साथ में चिल्ला के श्रीधर से बोल रहा था, उठ दोस्त उठ, तुम्हें उठना ही होगा, उठ मेरे दोस्त उठ। गौरव और शांतनु लगातार अपना प्रयास कर रहे थे। दोनों की आंखों में आंसू उमड़ आ गए थे और लगातार उसके सीने पर दबाव देते जा रहे थे कि अचानक श्रीधर जोर से खांसने लगा। उसे खांसते हुए देख शांतनु और गौरव के चेहरे पर लंबी मुस्कान फैल गई और उन्होंने एक साथ उसे गले लगा दिया। तभी तुरंत उसकी कराने की आवाज सुन वे तुरंत उससे दूर हो गए। वो तो शुक्र था कि बम बहुत छोटा था और ठीक से बना भी नहीं था, नहीं तो आज श्रीधर के साथ कई जाने जाती। उन्होंने धीरे से श्रीधर को उठा के ठीक से बिठा दिया। तब श्रीधर और जोरों से कराने लगा। मेरा हाथ शांतु ने जल्दी से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बिना ज्यादा देरी किए उसे खींचते हुए अपनी सही जगह पर कट की आवाज करते हुए बिठा दिया। उसके ऐसा करने से श्रीधर जोर से चिल्ला उठा और लंबी लंबी सांस लेने लगा। बता के तो करते शांतनु ने जल्दी से उसके हाथ को कपड़े से बांध दिया और कपड़े को सीधे उसके गले में डाल दिया। तब तक वहां पर विक्रम और राघव भागते हुए आ गए। विक्रम श्रीधर की हालत देख तेजी से उसकी तरफ दौड़ पड़ा। श्रीधर तुम ठीक हो? क्या क्या हुआ? श्रीधर बोल नहीं पाया। उसकी तरफ से शांतु ने बताया, एक लड़के ने बम फोड़ दिया था। विक्रम तुरंत श्रीधर के पास बैठ गया और अपने पॉकेट से कुछ जड़ी बूटियां निकाल के उसके घाव पर डाल दिया ताकि बहता हुआ खून रुक जाए। विक्रम कॉल लगा कि जंगल के बाहर के गाड़ियों को बुलाने वाला था। तभी उसे 2 गाड़ियां उनकी तरफ तेजी से आती हुई दिखाई दी। उन गाड़ियों को देख विक्रम और उसकी टीम ने अपने अपने गन उठा लिए और खड़ा होकर उधर ही तान दी। वो गाड़ियां सीधे उनके सामने आकर रुक गईं और उनमें से कुछ पुलिस उधर आए। उन पुलिस में से एक दौड़ता हुआ विक्रम के पास भागता हुआ आया और सैल्यूट करते हुए जोर से बोला, मैं रामाकृष्ण हूं सर। हमने धमाका सुना इसलिए जल्दी से सीधे गाड़ियों को अंदर ले आ गए। हमें लगा किसी घायल को जरूरत पड़ेगी, माधव सर ने हमें भेजा है। तब विक्रम ने उन सबको देख राहत की सांस ली और बोला, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया रामाकृष्ण। विक्रम तुरंत श्रीधर की तरफ मुड़ा और उसे तुरंत अपनी बाहों में उठा के एक गाड़ी की तरफ भागा। उसके पीछे उसके बाकी साथी भी भागे।
जल्दी से इसे अस्पताल ले जाओ। रामकृष्ण, गौरव, तुम भी जाओ अभी। रामकृष्ण के साथ गौरव भी गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी तुरंत जंगल के बीच में दौड़ पड़ी। विक्रम बाकी 2 पुलिस वालों की तरफ मुड़ा। इन सारे लड़कों को भी जल्दी से अस्पताल ले जाओ। यहां से कुछ ही दूरी पर और भी लड़के हैं, उन्हें भी ले जाना है। जब तक वे लोग लड़कों को गाड़ी में बिठा रहे थे, तब तक विक्रम और उसके साथी एक एक टेंट को चेक करने लगे। वहां पर उन्हें कुछ नहीं मिला। उसके बाद वह खुद गाड़ी पर लटक गए और विक्रम ने एक टेंट की तरफ निशाना साधे अपनी बंदूक चला दी। उसके ऐसा करते ही वहां के बम की वजह से वह पूरी जगह धमाके के साथ उड़ गई। कुछ ही देर में विक्रम और उसके साथी दूसरे ट्रेनिंग सेंटर पहुंचे और वहां के लड़कों को भी गाड़ी में बिठा दिया। वो सारे लड़के बार बार विक्रम और उसके साथियों का धन्यवाद करने लगे, पर गाड़ी में बैठने से पहले प्रकाश विक्रम की तरफ मुड़ा। सर, एक बार उस साकिर भाई के टेंट में देख लीजिए, वहां से आपको बहुत सारे सबूत मिलेंगे। विक्रम ने अपना सिर हिला के हाँ कर दिया। उन सबके जाने के बाद विक्रम और उसकी टीम उस जगह का जायजा लेने लगी। विक्रम ने अपना सिर हिला के हाँ कर दिया। उन सबके जाने के बाद विक्रम और उसकी टीम उस जगह का जायजा लेने लगी। वो सब मिलकर वहां हर टेंट, हर चप्पे चप्पे को देखने लगे। वहां कुछ टेंट में बम और बहुत से हथियार मिले। उसके बाद वो सब साकिर भाई के टेंट में चले गए और वहां पर छानबीन करने लगे। वहां टेबल पर एक बहुत बड़ा हमारे देश का मैप पड़ा हुआ था, जिसमें अलग अलग जगह पर लाल बिंदु हो रखे थे। उसे देखकर समझ में आ रहा था कि वो लोग दोबारा देश के बड़े बड़े शहरों पर हमला करने वाले थे। वहां उन्हें एक लैपटॉप, कुछ रेडियो डिवाइस और छोटा सा एक और मैप मिला। शांतनु तुरंत लैपटॉप को खोलकर उसमें देखने लगा और बाकी टीम को कुछ कागजात और लिस्ट भी मिली। उस लिस्ट को देख विक्रम बहुत हैरान हो गया और तुरंत अपनी टीम की तरफ मुड़ा। ये देखा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का प्लान। विक्रम की बात सुन सब जल्दी से विक्रम की तरफ आए और कागज को ध्यान से देखने लगे। तब राघव बोला, ये लोग तो पहले से ही बहुत सी जगह पर ऑर्डर दे चुके हैं। ये सारी चीजें जरूर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। शांतनु ने लैपटॉप देखकर बोला, आई लगता है ये परवेज दोबारा अपना बड़ा गिरोह बनाने की कोशिश कर रहा है। ये देखो। उसकी बात सुनकर राघव और विक्रम तुरंत उसकी तरफ चले गए। तब उन्होंने देखा परवेज अलग अलग देशों से नौजवान लड़कों को इकट्ठा कर रहा था। वो सारे लड़के काबिल थे। कुछ इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे थे तो कुछ मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। इन सारे नौजवान लड़कों को लगता है इस न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के लिए ही इकट्ठा किया जा रहा है। काश ये प्रोजेक्ट कहाँ बन रहा है, उसकी लोकेशन पता चल जाए। विक्रम ने उम्मीद करते हुए कहा और एक बार फिर उस टेंट को ध्यान से देखने लगा। तभी शांतनु दोबारा बोला, ये देखो विक्रम। विक्रम तुरंत चारों तरफ एक नजर दौड़ाते हुए शांतनु की तरफ चल दिया। उस लैपटॉप में एक जगह का बार बार जिक्र किया जा रहा था और उसी जगह पर हर तरफ से लड़कों को बुलाया जा रहा था। तब शांतनु ने मैप की तरफ इशारा करते हुए कहा, लगातार लगता है यह वही जगह है जहां परवेज अपने प्लान की तैयारी कर रहा है। शांतनु की बात सुनकर विक्रम के चेहरे पर एक चमक खिल गई। बहुत बढ़िया शांतनु, मैं जल्द से जल्द इस बारे में रमन को बता दूंगा, पर पहले हमें माधव के पास पहुंचना होगा। इतना बोलकर विक्रम और उसकी टीम सारे सबूत इकट्ठा करके वहां से निकल गई। उन्होंने पहले की बात उस जगह को पूरी तरह से उड़ा दिया और वहां से सीधे माधव की तरफ चले गए। इधर माधव अपनी पूरी पुलिस फौज के साथ महुआ के अंदर और बाहर किसी को बिना पता चले जगह जगह तैनात हो गए। वो लोग भेष बदल के महुआ के अंदर चले गए थे और अब बस माधव के आर्डर का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही माधव ने एक बड़ी गाड़ी को महुआ के अंदर जाते हुए देखा, जिसमें उसे बालू भाई, उसके कुछ साथी और वो 10 लड़के जाते हुए दिखे। इसका मतलब अब माधव को अपना हमला करना था। माधव ने तुरंत अपने साथियों को कहा कि वे सब अपनी अपनी पोजीशन पर खड़े हो जाएं और उसके आर्डर पर हमला करना शुरू कर दें। माधव ने कुछ पल इंतजार किया और अपनी दूरबीन से बालू भाई को देखने लगा। वो सीधे रघुराज दादा के बंगले पर उन 10 लड़कों के साथ अंदर चला गया। उसके बाद माधव ने धीरे से सबको ऑर्डर किया वो सब एक साथ हमला कर दें और बिना किसी को पता चले रघुराज दादा के बंगले के सामने पहुंचे। माधव की पूरी पुलिस फोर्स ने चारों तरफ से हमला कर दिया। छत के सारे पहरेदारों को एक एक करके उसकी पुलिस फोर्स ने बेहोश कर दिया और उन्हें वहीं पर बांधकर पकड़ रखा, जिस महुआ में कभी कोई घुस नहीं सकता था। आज वहां पर पूरी पुलिस फोर्स घुस चुकी थी और सारे पहरेदारों को माधव की पुलिस फोर्स ने कैद कर लिया था। अब चारों तरफ हंगामा खड़ा हो गया था। हर तरफ से रघुराज दादा के सारे साथी उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे और एक साथ माधव की पुलिस फोर्स पर हमला करने लगे थे।
देखते ही देखते वहां बहुत बड़ा हंगामा हो गया था और हंगामा सुनकर बालू भाई और रघुराज दादा भी अपने बंगले से बाहर आ गए। उन दोनों की आंखें डर से फैल गईं। वो 10 लड़के भी अपनी अपनी गन उठा के पूरी पुलिस फोर्स पर हमला करने के लिए आगे बढ़े ही थे। तभी पुलिस की टुकड़ी ने उन सबको धाजा दबोच लिया और उन्हें पकड़ के हथकड़ियां पहना दी। वो लड़के अब कुछ नहीं कर सकते थे। माधव सीधे बानू भाई और रघुराज दादा की तरफ गया, जहां पहले से ही उसकी एक और पुलिस टुकड़ी ने उन्हें पकड़ के रखा था। तभी माधव वहां पहुंच गया और गुस्से में रघुराज के चेहरे पर लगातार कई मुक्के जड़ दिए। बालू को तो दास ने पहले ही बहुत सारे मुक्के बरसा के उसके चेहरे का रंग बदल दिया। मेरे परिवार को मारने की धमकी देता है मेरे परिवार को, दास ने गुस्से में बालू को और 2-4 मुक्के बरसा दिए। अब रघुराज दादा के मुंह से खून बहने लगा था। फिर भी वह हंसते हुए बोला, तू अच्छा नहीं कर रहा है एसीपी। आज तुमने मुझे पकड़ तो लिया है, ठीक है, पर कल तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। रघुराज की बात सुनकर माधव जोर से हंस पड़ा। तेरी नौटंकी वाकई बहुत बढ़िया है। माधव के चेहरे के भाव देखकर रघुराज दादा हैरान हो गया और बाद में गुस्से से बोला, यह तूने ठीक नहीं किया। इस रघुराज दादा को नहीं जानता है, तू मेरे पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे। जिस दिन मैं बाहर आ गया उसके दूसरे दिन तू नहीं दिखेगा। माधव ने रघुराज की बात को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए सीधे उस कॉलर से पकड़ा और खींचते हुए पुलिस स्टेशन ले गया। वहां पर पहले ही रघुराज के सारे साथियों को उसकी पुलिस फोर्स ने जेल में डाल दिया था। रघुराज और बालू को एक अंधेरे खाली कमरे में ले जाकर हथकड़ियां पहना दी गई। माधव दास की तरफ मुड़ा और बोला, जेल में जाकर तुम जो चाहो कर सकते हो, ताकि वो सब दोबारा पुलिस के खिलाफ जाने की हिम्मत न कर पाए। सबको सबक सिखाओ। उनकी चीखें इन दोनों के कानों तक पहुंचनी चाहिए। दास के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान फैल गई और उसने सैल्यूट करके जोश से कहा, यह काम मैं बहुत खुशी से करूंगा सर। इतना कहकर दास तुरंत वहां से अपने साथ बहुत से तगड़े और काबिल पुलिस वालों को ले गया। कुछ ही पल में पूरी पुलिस स्टेशन में दर्द से चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगी और वो आवाजें अब रघुराज और बालू को भी सुनाई दे रही थी। हर दर्द भरी चीख के साथ रघुराज और बालू के चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। तभी उस कमरे का दरवाजा एक बार और खुला। वहां पर दरवाजे की दहलीज पर विक्रम और उसकी पूरी टीम खड़ी थी। कमरे में आते ही राघव ने बालू पर गोली चला दी। यह गोली सीधे उसके माथे के बीचों बीच जाने लगी। रघुराज वहीं पर बालू के खून से पूरी तरह से नहा गया और हैरानी में बड़ी बड़ी आंखें करके अपने सामने पड़े बालू की लाश को देखते रह गया। वहीं पर माधव, विक्रम और उसकी पूरी टीम रघुराज के सामने बैठ गई। तब रघुराज बालू की लाश देखकर गुस्से से आग बबूला हो गया और जोर से चिल्लाने लगा, ये तुम लोगों ने सही नहीं किया। अब तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा। कुछ समय रुको, फिर देखना इस देश में कैसा तांडव मचता है और मुझे पकड़ने का अब कोई फायदा भी नहीं होगा। रघुराज की बात सुनकर विक्रम के अलावा बाकी सब जोर से हंस दिए। राघव और जोर से हंसते हुए बोला, कैसा तांडव मचेगा आतंकवादियों का, जिन्हें तो हम लोग कब का निपटा के आ रहे हैं। राघव की बात सुनकर रघुराज की आंखें डर से फैल गई। उसे समझ में आ चुका था कि उसका सारा प्लान बस एक ही रात में पूरा बर्बाद हो गया था। उसका दांव उसी पर उल्टा पड़ गया था। फिर वो जोर से चलाने लगा, मैं बदला लेके रहूंगा। जब मैं छूट के आऊंगा तब तुम सबको एक एक करके बर्बाद करूंगा। उसके बाद तुम्हारे इस देश को आगे बोलने से पहले सोच लो रघुराज। तभी रमन सर की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। रमन सर को कमरे में खड़ा देखकर विक्रम और उसकी टीम और माधव एक साथ खड़े हो गए और उन्होंने साथ में सैल्यूट किया। रमन सर को अपने सामने देखकर रघुराज की आंखें हैरानी से फैल गईं और उसने रमन सर को देखकर धीरे से पूछा, रमन कुमार तुम? रमन रघुराज के सामने बैठ गया। हाँ, मैं ही हूं। मैंने उस दिन भी कहा था तुमसे कि सुधर जाओ, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब इस बार मैं कुछ नहीं कर सकता। तब रघुराज जोर से हंसने लगा, इससे पहले भी मैं तुम्हारे पकड़ने के बाद छूट गया था और अब भी छूट जाऊंगा। तुम इस बार भी कुछ नहीं कर पाओगे। तब रमन सर रघुराज को नजरअंदाज करते हुए विक्रम की तरफ देखकर बोले, क्या तुम लोगों ने इसे नहीं बताया? रघुराज हैरान होकर कभी रमन सर को तो कभी विक्रम और उसकी टीम की तरफ देखने लगा। क्या नहीं बताया? तब माधव ने तुरंत कमरे में लगा टीवी ऑन कर दिया। न्यूज से पता चल रहा था कि बहुत से मंत्रों को रातों रात पकड़ लिया गया था। पूरे देश में जगह जगह छापे मारे जा रहे थे। रघुराज का पूरा बिजनेस पूरी तरह से खत्म किया जा रहा था। तभी एक रिपोर्ट बोलने लगी, ब्रेकिंग न्यूज, अभी अभी पता चला है कि
महुआ का सबसे बड़ा गुंडा, जिसे रघुराज दादा के नाम से जाना जाता था, जिसे आज कुछ नौजवान लड़कों को किडनैप करने के दोष में पुलिस ने हिरासत में लेने की कोशिश की। पर उस मुठभेड़ में रघुराज दादा का एनकाउंटर हो गया और बहुत से पुलिस के साथी भी बुरी तरह से घायल हो गए हैं। माधव ने जल्दी से टीवी को बंद कर दिया और अब सब के सब रघुराज की तरफ देखने लगे। अब रघुराज की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था और उसने कांपती हुई आवाज में कहा, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, यह गलत है। तब विक्रम ने गुस्से में अपनी गन रघुराज के माथे पर रख दी। यह गलत है, और तुम जो कर रहे थे, क्या वो गलत नहीं था? नौजवान लड़कों को देश के खिलाफ कर रहे थे, क्या वो गलत नहीं था? आतंकवादियों की मदद करना, क्या वो गलत नहीं था? मासूम लोगों की जान लेना, क्या वो गलत नहीं था? हाँ बोल, क्या वो गलत नहीं है? विक्रम का गुस्सा और उसके गुस्से से जलती हुई आंखों को देखकर रघुराज बुरी तरह से कांपने लगा। तब रमन सर शांति से बोले, मैंने कहा था रघुराज, इस बार तुम्हारा बचना नामुमकिन है। तब रघुराज कांपती हुई आवाज में बोला, तुम अब भी मुझे मार नहीं सकते। अब भी मेरे पास ऐसी जानकारी है जो तुम्हें अपने देश को बचाने के लिए लगेगी। तब धीरे से हंसते हुए रमन सर बोले, परवेज भाई और न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की वो जानकारी है ना? रमन सर की बात सुन रघुराज का चेहरा डर से फीका पड़ गया और वो आगे कुछ नहीं बोल पाया। तब रमन सर खड़े होते हुए बोले, खत्म कर दो इसे, इतना आर्डर देखकर। रमन सर वहां से निकल गए। रघुराज जोर जोर से चिल्लाने लगा, पर अगले ही पल विक्रम की गोली से उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद हो गई। विक्रम और उसकी टीम तुरंत अस्पताल के लिए निकल गई। वहां जाते ही वह तुरंत श्रीधर के पास गए। वहां पर जाते ही उन्हें श्रीधर बेड पर सोता हुआ मिला और उसके पास ही गौरव बैठा हुआ था। विक्रम ने चिंता से पूछा, अब क्या वो ठीक है? गौरव ने मुस्कुराकर कहा, वो खतरे से बाहर है, बस डॉक्टर ने कुछ दिन के लिए बेड रेस्ट करने के लिए कहा है। गौरव की बात सुन विक्रम और उसकी टीम ने राहत की लंबी सांस ली। श्रीधर को सीधे दिल्ली शिफ्ट किया गया और रमन सर ने विक्रम और उसकी पूरी टीम को भी दिल्ली जाने के लिए कह दिया और कहा कि वो सारी रिपोर्ट की तरफ से मेडल मिला और उसकी सूझबूझ से रमन सर बहुत ही प्रभावित हुए और उसकी वहां संग्राम सर को दे दें और सारे सबूत भी संग्राम सर को सबमिट कर दें। पर दिल्ली जाने से पहले विक्रम रमन सर को प्रकाश के घर ले गया और उन्हें प्रकाश की बहादुरी की सारी जानकारी दी। प्रकाश की बहादुरी देख उसे पुलिस डिपार्टमेंट आगे की पढ़ाई को सरकार की तरफ से फ्री करवा दिया। जैसे ही विक्रम और उसकी टीम दिल्ली पहुंची, उन्होंने सबसे पहले अपनी रिपोर्टिंग ब्यूरो में कर दी और वहां उन्हें संग्राम से मिले, जिन्हें उन्होंने सारे सबूत दे दिए। उसके बाद विक्रम और उसकी टीम अपने अपने यूनिट में चली गई। पर जिस दौरान विक्रम अपने मिशन पर गया हुआ था, उस दौरान करिश्मा की मां ने करिश्मा को अपने दूर के रिश्तेदारों से मिलवाया और साथ में करिश्मा को डॉक्टर लड़के से मिलवाया जिसका नाम हर्षित था। और इस समय वो सब करिश्मा के घर में थे और करिश्मा अपने दूर के रिश्तेदारों से मिल रही थी। अनीता आंटी ने करिश्मा को अपने पास ही बिठा लिया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कितनी खूबसूरत हो तुम बेटा, बिल्कुल किसी राजकुमारी के जैसी हो। सच में कविता, तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है। अनीता आंटी की बात सुनकर करिश्मा शर्मा गई और वहीं उनके साथ बैठी करिश्मा की मां बोली, तुम्हारा बेटा भी किसी राजकुमार के जैसा ही है अनीता। यह बोलकर अनीता और कविता खुद से हंसने लगे और हर्षित भी धीरे से हंस दिया। वो जब से यहाँ आया था तब से लगातार करिश्मा को ही देखे जा रहा था। उसकी आंखें करिश्मा पर से हट ही नहीं रही थी। वो बस उसकी खूबसूरती से मोहित हो गया था। उसे एक ही नजर में करिश्मा पसंद आ गई थी, पर करिश्मा सबसे बात कर रही थी, इसलिए उसका ध्यान हर्षित पर नहीं गया और वो सबके साथ खुल मिल के बात करती रही। वो तो बस पूरी तरह से विक्रम के ख्यालों में खोई हुई थी। उसे बस एक बार विक्रम का मैसेज मिला था जिसमें उसने कहा था कि वो किसी मिशन पर जा रहा है। करिश्मा को विक्रम की फिक्र थी और साथ में यह भी यकीन था कि वो सही सलामत वापस आएगा। वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि किसी ने उसको आवाज दी, हेलो मेरा नाम हर्षित है। अब करिश्मा का पहली बार हर्षित पर ध्यान गया, तब वो अपने आसपास देखने लगी। वो अपने ख्यालों में इतनी खो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके माता पिता और अंकल आंटी डाइनिंग हॉल में चले गए। अब यहाँ पर सिर्फ हर्षित और करिश्मा ही थे। करिश्मा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हाय मैं करिश्मा हूं, अब माफ करना मेरा ध्यान नहीं था, चलो चलते हैं। तब हर्षित भी मुस्कुराया और करिश्मा की तरफ गौर से देखने लगा। कोई बात नहीं, आंटी ने कहा, जब डिनर का वक्त हो जाएगा तब वो हमें बुला लेंगे, तब तक हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं।
वैसे आप क्या करती हो? अब करिश्मा उसकी तरफ देखते हुए सीधे बैठ गई और बोली, मैं आर्मी में हूं। आप क्या करते हैं? तब हर्षित भी तन के खड़ा हो गया और उसने करिश्मा को देखकर सैल्यूट कर दिया। मैं सच में बहुत इज्जत करता हूं आर्मी की। उनके जैसा देश में पूरी निष्ठा से प्यार करने वाला शायद पूरी दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। हम लोग उनके सामने कुछ भी नहीं है, पर मैं एक डॉक्टर हूं और यही दिल में अपनी सर्विस देता हूं। हर्षित की बात सुनकर करिश्मा धीरे से हंसती, जैसे आर्मी देशवासियों की सेवा करती है, बाहरी दुश्मनों से उनकी जान बचाती है, वैसे ही एक डॉक्टर लोगों की जान बचाता है। दोनों ही पेशे में देश और देशवासियों की ही सेवा की जाती है। करिश्मा की बात सुनकर हर्षित के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान फैल गई। आपकी सोच बिल्कुल आप जैसी ही खूबसूरत है। हर्षित की बात सुनकर करिश्मा लाल पड़ गई, पर उसने हर्षित की बात नजरअंदाज कर दी और आगे बोली, तो आप यहाँ कौन से अस्पताल में सर्विस देते हैं? तब जल्दी से हर्षित ने अपने आप को संभालते हुए कहा, यही मेहता मल्टीस्पेशलिटी में कार्डियोलॉजिस्ट हूं। तब करिश्मा ने तुरंत कहा, ओ हाँ, अब मैं जानती हूँ डॉक्टर मेहता को मिल चुकी हूँ। तब हर्षित हैरान हो गया, क्या आप सच में डॉक्टर मेहता को जानती हो? तब करिश्मा ने उसका उत्साह देख धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। तब हर्षित दोबारा बहुत उत्साहित होकर बोला और सीधे करिश्मा के पास जाकर बैठ गया। अब सच कहूं डॉक्टर मेहता कमाल के डॉक्टर हैं, उनसे मेरा मिलना अभी तक नहीं हुआ है और मैं बहुत ही उत्साहित हूं उनसे मिलने के लिए। मैं उनके साथ अपने डॉक्टर की प्रैक्टिस करना चाहता हूं। हर्षित जिस तरह से करिश्मा के पास आकर बैठ गया वो करिश्मा को पसंद नहीं आया और वो उससे थोड़ी दूर हो गई। तभी करिश्मा की मां ने उन सबको डिनर के लिए बुला लिया। तब करिश्मा ने राहत की सांस ली। डिनर के दौरान अब पहली बार करिश्मा का ध्यान गया कि हर्षित सिर्फ उसकी तरफ देख रहा था और उसके ऐसे देखने से करिश्मा परेशान हो गई, पर उसने दोबारा नजरअंदाज कर दिया। जब वो सब चले गए तब करिश्मा की सांस में सांस आई। तब उसकी मां उसके पास आई और उसके साथ हॉल में बैठ गई। वहां सुमित भी आकर बैठ गया और दोनों की तरफ मुस्कुराकर देखने लगा। कविता की आंखें खुशी से चमक रही थीं और उन्होंने उत्साह से पूछा, कैसा लगा? करिश्मा अपनी मां के सवाल को नहीं समझ पाई। उसे लगा कि शायद मां खाने के बारे में पूछ रही है, इसलिए उसने जवाब दिया, खाना बहुत बढ़िया था। मां कविता एक पल के लिए करिश्मा की बात से हैरान हो गई और दूसरे ही पल जोर से हंस दी और करिश्मा के सिर पर धीरे से प्यार से थपकी देते हुए बोली, अरे पगली, मैंने पूछा तुम्हें यह परिवार कैसा लगा? करिश्मा ने कंधे उचकाते हुए कहा, अच्छा है अंकल आंटी, बहुत अच्छे हैं। कविता ने दोबारा पूछा, लड़का कैसा लगा? अब करिश्मा को समझ आया कि उसकी मां बातचीत को कहां ले जा रही है। उसका चेहरा उतर गया और उसने धीरे से अपनी मां के हाथ से अपने हाथ छुड़ाए और उबासी लेने का नाटक करते हुए बोली, मां मुझे नींद आ रही है, चलो गुड नाइट। अपनी मां और पिता को गले लगाकर करिश्मा जल्दी से अपने कमरे की तरफ चली गई। अब वो पूरी बात समझ गई थी। यह सारा डिनर का प्लान, वो हर्षित, यह सारा उसकी मां का प्लान था और वो बेवकूफ समय रहते समझ नहीं पाई। इधर कविता का अपना उत्साह जरा सा भी कम नहीं हुआ और वो खुश होकर सुमित को बताने लगे, आप जानते हो मैंने उन दोनों को जानबूझ के वहां हॉल में अकेला छोड़ दिया था। आपने देखा कि वो दोनों कैसे एक दूसरे से बात कर रहे थे। मुझे तो लगता है बात बन जाएगी। अनीता को भी हमारी करिश्मा बहुत पसंद आ गई है। उसने खुद से कहा कि उसे अपने बेटे के लिए करिश्मा जैसी लड़की चाहिए। जब कविता ये बात बता रही थी तब सुमित के दिमाग में कुछ और चल रहा था। उसने देखा था कि कैसे लड़के के बारे में पूछते ही करिश्मा का चेहरा उदास हो गया था। वो अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकता था, पर वो उसे उस विक्रम के साथ भी नहीं देख सकता था। वो अब एक अजीब सी दुविधा में पहुंच गया था। तभी कविता की आवाज से सुमित अपनी सोच से बाहर निकला। क्या सोच रहे हो आप? तब सुमित ने थोड़ा ध्यान से सोचते हुए पूछा, क्या हम यह सही कर रहे हैं? कविता, पहले भी हमने बिना करिश्मा को पूछे उसकी सगाई तय कर दी थी और अब भी अपनी ही मर्जी उस पर थूप रहे हैं। तब कविता ने सुमित का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, नहीं, हम अपनी मर्जी से उस पर नहीं थूप रहे हैं। बस हम नहीं चाहते हैं कि हमारी फूल जैसी बच्ची कहीं किसी छोटे घर में जाए और उसके आगे की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। हम बस अपनी बच्ची को गलती करने से बचा रहे हैं। सुमित को भी अपनी पत्नी की बात सही लगी। वो भी अपनी बेटी का भविष्य संभालना चाहता था। अगले दिन करिश्मा ने जल्दी से तैयारी की और अपने यूनिट के लिए निकलने ही वाली थी कि तभी उसने अपने हॉल में हर्षित को देखा। उसे देखते ही करिश्मा नजरअंदाज करते हुए जल्दी से वहां से जाने लगी,
कि तभी उसकी माँ ने उसे रोक दिया। करिश्मा, रुको बेटा। तब करिश्मा ने जल्दी से कहा, नहीं माँ, आज ऑफिस जल्दी पहुंचना है, मैं चलती हूँ, बाय। तब हर्षित ने जल्दी से बीच में बोल दिया, अरे करिश्मा, मैं आपको वहां छोड़ देता हूं, मैं उसी तरफ जा रहा हूं। करिश्मा उसे मना ही करने वाली थी कि तभी उसकी माँ बीच में बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, करिश्मा को भी अच्छा लगेगा, और ये अनीता को दे देना, ठीक है, अब तुम दोनों जाओ। इतना बोलकर कविता सीधे किचन में चली गई, पर करिश्मा अपनी माँ पर बहुत गुस्सा हो गई और बिना हर्षित को देखे सीधे घर से बाहर चली गई। आज उसे सच में अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जैसे ही करिश्मा और हर्षित बाहर आए, तब करिश्मा हर्षित की तरफ मुड़ते हुए बोली, आपको मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं है, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। तब हर्षित हंसते हुए बोला, इसमें परेशानी की क्या बात है, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूं तो आपको वहां लिफ्ट देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहे तो मैं आते वक्त भी आपको आपके घर तक छोड़ सकता हूं। तब करिश्मा ने कड़क बनकर कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं यूनिट में ही रुकूंगी, तो चलो चलें। करिश्मा का यह रूप देखकर हर्षित थोड़ा उदास हो गया, पर फिर उसे लगा कि करिश्मा सेना में है, इसलिए उसका गंभीर रहना नॉर्मल था। इसलिए उसके हाव भाव को नजरअंदाज करते हुए अपनी कार की तरफ चल पड़ा। उसने करिश्मा के लिए कार का दरवाजा खोल दिया और उसे ब्याने के बाद खुद गाड़ी ड्राइव करने लगा। इस पूरी ट्रिप में हर्षित लगातार बोले जा रहा था और करिश्मा कभी कभी सिर्फ हाँ और ना में जवाब देती जा रही थी। जैसे ही वो लोग यूनिट पहुंच गए, करिश्मा तुरंत कार से बाहर आ गई और हर्षित की तरफ मुड़ के बोली, थैंक यू। तब हर्षित भी जल्दी से कार के बाहर आ गया और बोला, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए जो आपने मुझे मौका दिया आपको लिफ्ट देने का। करिश्मा सिर्फ धीरे से मुस्कुरा दी और हर्षित की तरफ देखकर बाय किया और उसके जाते ही सीधे अपने ऑफिस चली गई। वो जैसे ही अपने ऑफिस पहुंची, तभी उसकी माँ का फोन आया। करिश्मा जानती थी कि उसकी माँ उससे दोबारा हर्षित के बारे में पूछेगी, इसलिए करिश्मा ने अपनी माँ के फोन को नहीं उठाया और पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और अपने काम में लग गई। पर उसकी माँ का बार बार कॉल आता रहा। तब आखिर में करिश्मा ने फोन उठा लिया। हेलो। हाँ माँ। दूसरी तरफ से करिश्मा की माँ के गुस्से भरी आवाज आई, क्या कर रही हो तुम, मैं कब से कॉल कर रही हूँ। तब करिश्मा ने बात को घुमाते हुए कहा, सॉरी माँ, काम में बिजी हूँ इसलिए ध्यान नहीं रहा। तब करिश्मा की माँ ने खुश होकर पूछा, तो कैसी रही ट्रिप। तब करिश्मा थकी हुई हालत में अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, अच्छी थी माँ, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं हर बार घर से यूनिट आती रहती हूँ, रोज का रास्ता है। करिश्मा की मुरझाई हुई आवाज सुनकर कविता बोली, तुम भी ना करिश्मा, चलो कोई बात नहीं, आज भी घर आ जाना, तुमसे कुछ बात करनी है। करिश्मा पहले तो अपनी माँ को मना करने वाली थी, तभी उसने सोचा कि उसकी माँ की उम्मीदों को बढ़ाने से अच्छा अभी इस ड्रामा को खत्म करना सही होगा। वो पिछली बार की तरह अपने गलती को दोहराना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने कहा, हाँ माँ, मैं आ जाऊंगी, मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। मैं नहीं जानता हूं कि मैंने क्या गलती की है, पर फिर भी मैं आपसे माफी मांगता हूं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हर्षित की बात सुनकर करिश्मा को बहुत बुरा लगने लगा। उसे अपनी मां के कारण हर्षित के साथ इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए था। उसे गिल्ट महसूस होने लगा। वो अपने आप से निराश हो गई और धीरे से बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा जानबूझकर नहीं कर रही हूं, अब वो मैं अपने काम में बहुत बिजी हूं, इस वजह से आपकी बातों पर ध्यान नहीं दे पाई, ये मेरी गलती है, सच में आई एम सॉरी। तब हर्षित के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोला, कोई बात नहीं, मैं आपके काम को समझता हूं, चलिए ऐसा करते हैं कि हम आज से नई शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं, तो क्या आप मेरी दोस्त बनोगी। हर्षित ने खुश होकर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। कभी उसके चेहरे पर तो कभी उसके हाथ को देखते हुए करिश्मा एक पल के लिए रुक गई और अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके हाथ से मिला दिया। ठीक है, नई शुरुआत करते हैं। उसके बाद करिश्मा ने हर्षित से कुछ देर बात की और फिर कार से बाहर आ गई। हर्षित के जाने के बाद वो अपने घर के अंदर आ गई। करिश्मा की माँ पहले से ही खिड़की से उन दोनों को देख रही थी। अब उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान फैली हुई थी। जैसे ही करिश्मा घर के अंदर आई ने तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया। इस समय कविता बहुत खुश थी और खुशी खुशी करिश्मा को खींचते हुए हॉल में ले गई और उसे वहां पर बैठा दिया। वहां पर पहले से ही उसके पापा सुमित बैठे हुए थे। कविता ने चमकते चेहरे से करिश्मा की तरफ देखा और पूछा, तो
बताओ कैसा था? क्या हर्षित तुम्हारे साथ अच्छा था? क्या उसने कुछ धीरज जैसा किया? अपनी माँ के सवालों से अब करिश्मा बहुत परेशान हो गई थी और अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, माँ, अब क्या कहने की कोशिश कर रही हो? तब कविता ने हैरानी से पूछा, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? मैंने सिर्फ एक साधारण सा सवाल पूछा। तब करिश्मा थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, आप बार बार मुझे हर्षित के बारे में पूछ रही हैं। ठीक है, आप यही जानना चाहती हो तो हर्षित अच्छा है, और हाँ, उसने अब तक धीरज जैसी कोई हरकत नहीं की है। अब ठीक है। करिश्मा अब अपनी माँ के नाटक से थक गई थी। तब कविता बहुत खुश होके लगभग चिल्ला पड़ी, यह तो बहुत बढ़िया है। अब बताओ, लड़का तुम्हें अच्छा लगा? अब करिश्मा पूरी तरह से चौंक गई। उसे अपनी माँ से सीधी बात करने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए अचानक पूछे गए सवाल पर वो कोई जवाब नहीं दे पाई। और उसकी माँ खुश होकर करिश्मा का जवाब जानने के लिए आगे बोलने लगी। अनीता ने तुझे पहले ही पसंद कर लिया है। उनकी फैमिली बहुत अच्छी है और हमारे स्टेटस के बराबर भी है। लड़का डॉक्टर है और मुझे लगता है वो तुम्हें पहले ही पसंद करता है, तो तुम दोनों की। तभी अपनी माँ की बात सुनकर करिश्मा तैश में आकर खड़ी हो गई। माँ, अब ये क्या बोले जा रही हो? तब कविता चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए बोली, क्या मतलब? क्या बोल रही हूं? तुम्हारे रिश्ते की बात कर रही हूं। अब करिश्मा बुरी तरह से चिढ़ गई थी और गुस्से में बोली, मुझे ये पसंद नहीं है मेरी इस रिश्ते के लिए। हाँ, नहीं है। तब कविता ने भी गुस्से में कहा, पर क्यों? तुमने ही बताया कि लड़का बुरा नहीं है और तुम्हें उसकी फैमिली भी अच्छी लगी। फिर अब प्रॉब्लम क्या है? करिश्मा ने अब तक अपने माता पिता को विक्रम के बारे में नहीं बताया था, इसलिए चुप हो गई और धीरे से बोली, मैं बस अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। तब कविता तुरंत बोली, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अनीता को बता दूंगी। अब वो भी मना नहीं करेगी, हम सिर्फ सगाई कर देंगे, बाद में शादी तुम लोग जब चाहो तब कर सकते हो। अब करिश्मा अपनी माँ से बुरी तरह से नाराज हो गई और तैश में आके बोली, अब समझ ही नहीं रही हो माँ, मैं अभी सगाई और शादी नहीं करना चाहती, मैं ये रिश्ता नहीं चाहती हूँ। करिश्मा सीधे खड़ी हो गई और अपने कमरे की तरफ जाने ही वाली थी कि तभी अपनी माँ की बात सुनकर अपनी ही जगह पर जम। क्या इस रिश्ते को मना करने की वजह विक्रम है? करिश्मा एक पल के लिए शॉक्ड हो गई। उसके बाद हैरानी में धीरे से अपनी माँ की तरफ मुड़ी। वो कुछ बोलना चाहती थी पर कुछ बोल ही नहीं पाई। अब उसकी माँ के बजाय उसके पापा सुमित करिश्मा की तरफ तीखी नजर से देखते हुए बोले, क्या यह सच है करिश्मा? तब करिश्मा ने अपनी नजरें झुका ली और धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। उसके यहाँ देख, सुमित के चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगा और उसकी माँ पहले से ही करिश्मा की तरफ गुस्से से देख रही थी। अपने माता पिता के हाव भाव देख करिश्मा थोड़ी डर गई और फिर धीरे से बोली, मैं आप लोगों को पहले ही बताना चाहती थी, पर तब अचानक माँ की तबीयत खराब हो गई थी और मैं बता नहीं पाई। उसकी माँ अब गुस्से के बजाय हैरानी से करिश्मा की तरफ देखने लगी। क्या तब से यह सब चल रहा है? अब सोमी तो गुस्से से खड़ा हो गया और करिश्मा से बहुत नाराज होकर बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी मुझसे इतने समय से झूठ बोल रही थी। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम उस लड़के से कभी नहीं मिलोगे। अब करिश्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। जो पापा उसकी हर बात मानते थे, हर बार उसकी खुशी के बारे में सबसे पहले सोचते थे, आज वो पापा उसके पूरे खिलाफ हो गए थे। उन्होंने एक बार भी उसे पूरी बात बताने का मौका भी नहीं दिया। सुमित गुस्से से वहां से जाने लगा। तब करिश्मा ने अपने पापा का हाथ पकड़ लिया और उनके सामने गिड़गिड़ाने लगी, नहीं पापा, ऐसा मत कीजिए, मैं विक्रम से बहुत प्यार करती हूँ, उसके बिना जी नहीं सकती पापा। तब सुमित ने अपना हाथ करिश्मा के हाथ से छुड़ाया और गुस्से में बोला, मैं भी अपनी बच्ची के बिना जी नहीं सकता। मैं अपनी बच्ची को छोटे घर में जाकर दुखी होते हुए नहीं देखता। अब तुम्हें तय करना होगा कि तुम क्या चाहती हो, पापा का प्यार या उस लड़के का प्यार। सुमित की बात सुनकर करिश्मा सीधे अपने घुटनों पर गिर गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आज उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पापा ने ऐसी बात कि वो भला कैसे अपने पापा और विक्रम के बीच तय कर सकती थी। तभी उसका फोन बजने लगा। करिश्मा ने अपने फोन पर पठानिया भैया का नंबर देखा। वो समझ गई कि भैया के इस समय कॉल करने का मतलब कोई जरूरी बात होगी। उसके दिमाग में सबसे पहले विक्रम का ख्याल आया, कहीं विक्रम को मिशन के दौरान कुछ हो तो नहीं गया। उसने बिना ज्यादा सोचे तुरंत फोन उठा लिया। क्या बात है भैया, सब ठीक है? तब पठानिया बोला, क्या बात है करिश्मा, क्या तुम रो रही हो? सब ठीक है। तब करिश्मा ने तुरंत अपने आप को संभालते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं ठीक हूं, बस थोड़ी तबीयत खराब है। पठानिया तुरंत चिंता से बोला, अगर तुम्हारी तबीयत खराब है
तो मैं किसी और को मिशन पर भेज देता हूं। तुम आराम करिश्मा, तुरंत बीच में बोली। नहीं भैया, मैं ठीक हूं, आप चिंता ना करें, मुझे कब निकलना होगा। करिश्मा कभी भी अपने फर्ज के बीच में कोई भी चीज आने नहीं देती थी, इसलिए सीधे मिशन पर जाने का फैसला किया। तब पठानिया बोला, आज रात ही। करिश्मा गंभीरता और हिम्मत से बोली, मैं तैयार हूं सर। करिश्मा अपने माता पिता को कुछ बोले बिना दुखी होकर वहां से चली गई। उसके माता पिता उससे कुछ बोलने की कोशिश करते रहे, पर करिश्मा उनकी तरफ बिना देखे वहां से सीधे ब्यूरो चली गई। जब विक्रम वापस अपनी यूनिट आया, तब वो बहुत ही बेसब्री से करिश्मा से मिलना चाहता था, उसे अपनी बाहों में लेना चाहता था, उससे ढेर सारी बातें करना चाहता था, पर उसे पता चला कि करिश्मा किसी मिशन पर गई है। तब वह बहुत दुखी हो गया, पर वो उसके काम की इज्जत करता था जैसे वो करती थी। विक्रम करिश्मा को वहां न देख पाने से थोड़ा निराश हो गया, पर वो इस बात से भी खुश हो गया कि उसे छुट्टी मिली थी और वो अब अपने माता पिता के से मिलने जाने वाला था। श्रीधर अब काफी स्वस्थ हो गया था और उसके सारे दोस्त भी अब विक्रम के साथ उसके गांव आना चाहते थे और वो उन सबको अपने घर, अपने गांव ले गया। पर जैसे ही विक्रम गांव पहुंचा और सामने का नजारा देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सोचने लगा कि काश वो इस बार घर नहीं आया होता। क्या करिश्मा अपने पिता और विक्रम के बीच किसी को चुन पाएगी? अब हर्षित के आने से विक्रम और करिश्मा की जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ेगा? विक्रम के घर पर विक्रम के माता पिता क्या करने के बारे में सोच रहे हैं? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में जानने के लिए इसे सुनते रहिए।